शोभित बेट्स सुमन। आमंत्रण कार्ड के ऊपर छपा हुआ ये मैसेज शोभित और सुमन के दोस्तों के अलावा रिश्तेदारों नातेदारों के लिए भी एक बेहद खुशी का समाचार था। और हो भी क्यों ना, शोभित एक मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा तथा सुमन एक डॉक्टर की लड़की। शोभित एक प्राइवेट फैक्ट्री में नवनियुक्त कर्मचारी तथा सुमन बैडमिंटन की स्टेट लेवल की खिलाड़ी। शोभित 6 फीट का ऊंचा, बेहद खूबसूरत तथा हंसमुख व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। उसके मिलनसार स्वभाव के चर्चे दोस्तों के अलावा अन्य लोगों में भी होते थे। सुमन भी स्टेट लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी होते हुए भी एकदम रिजर्व रहने वाली बला की खूबसूरत स्लिम लड़की। जोड़ी हर तरीके से बहुत अच्छी थी और मज़े की बात, दोनों निवासी तो एक ही शहर लखनऊ के थे, पर एक दूसरे को जानते नहीं थे, कभी परिचय ही नहीं हुआ था। बस सुमन के फूफा जी शोभित के पड़ोसी थे। उन्होंने रिश्ते की बात चलाई और शोभित के परिवार वाले सुमन को देखने के लिए उसके घर पहुंच गए। शोभित के परिवार वालों को और शोभित को भी सुमन पहली ही नज़र में भा गई। सुमन के पापा ने बिना देर किए उसी दिन मिठाई खिलाकर और सुगन की सोने की चैन शोभित को पहना दी। भला शोभित और उसके परिवार वालों को क्या आपत्ति हो सकती थी। बस शादी पक्की हो गई। उस दिन किसी ने भी सुमन से उसकी पसंद नापसंद का सवाल नहीं पूछा। 15वें दिन शोभित और सुमन की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। मध्यम वर्गीय परिवारों की मानसिकता के अनुसार सुमन के पापा को कभी भी ये पसंद नहीं था कि वो सुमन को शोभित के साथ कहीं एकांत जगह बैठकर या किसी होटल में जाकर या किसी तालाब के किनारे जाकर बात कर सके। हालांकि शोभित ने सुमन से कुछ देर एकांत में बात करने की पेशकश सुमन के पापा से की, पर सुमन के पापा ने ये कहकर कि जो कुछ भी पूछना है और जो भी बात करनी है आप सिर्फ हमारे सामने यहीं कर लो, बाकी जो भी बातें करनी है वो सब शादी के बाद ही होंगी। हमारे परिवार की यही रीत है। और बेचारा शोभित अपना दिल महसूस कर रह गया। वो सुमन से उसकी आदतों और स्वभाव के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था और अपने बारे में भी कुछ बताना चाहता था, पर पापा जी ने सब पानी फेर दिया। सुमन शादी के बाद दुल्हन बनकर शोभित के घर आ गई। शोभित के घर का ग्रामीण परिवेश के माहौल था जिसमें हनीमून जैसी चीज़ को वर्जना की दृष्टि से देखा जाता था। 4 से 5 दिन सुमन और शोभित के उनके रिश्तेदारों के साथ ही गुजर गए। धीरे धीरे करके बहनें और बुआ चाचा लोग सब घर से विदा हो गए। शोभित की माँ को कुछ ऐसा लगा कि बहू शोभित से ज़्यादा रुचि नहीं ले रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने पति से भी किया, पर शोभित के पापा ने ये कहकर कि अभी नई नई बहू है, पढ़ी लिखी है, एडजस्ट होने में थोड़ा तो समय लगेगा, बात को अनसुना कर दिया। शोभित और सुमन के बीच यद्यपि पति पत्नी की तरह संबंध तो थे, पर सुमन शोभित को ज़्यादा पसंद नहीं कर पा रही। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। इसी बीच सुमन की भी एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस लग गई और उसने पास के शहर कानपुर में नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन तक तो सुमन घर से ही ट्रेन से कानपुर में जाकर प्रतिदिन अप डाउन करके नौकरी करती रही, पर धीरे धीरे उसने कानपुर में ही रहने का मन बना लिया। उसने कानपुर में एक किराए का मकान ले लिया और धीरे धीरे अपने ससुराल से ले जाकर और कुछ मायके से ले जाकर गृहस्थी का सारा सामान वहां पर जमा कर लिया। पहले तो सुमन हर दूसरे तीसरे दिन अपने पति के घर लखनऊ आ जाती थी। धीरे धीरे वो भी वीक एंड पर आने लगी। शोभित के मम्मी पापा के साथ साथ शोभित ने भी ये महसूस किया कि अब सुमन शोभित के साथ पत्नी की तरह संबंध नहीं रखना चाह रही थी। जब भी शोभित रात्रि को उसे बिस्तर पर छूना भी चाहता तो वो उसे झिड़क कर परे कर देती थी और नींद आने का बहाना बनाकर मुंह ढककर सो जाती थी। शोभित को समझ में नहीं आ पा रहा था कि ऐसा क्या हो गया
जो सुमन पत्नी होकर भी उस सरीखे कसरती हंसमुख और सुंदर सजीले इंसान को पत्नी सुख नहीं दे पा रही थी, बल्कि लगातार उसका अनादर और अवहेलना ही कर रही थी। शोभित ने एक बार अपनी सास और ससुर से इस बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा क्योंकि वो नौकरी करके थक कर आती है, इसी कारण शायद उसका व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, पर वो कभी आपसे झगड़ा तो नहीं करती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप उसे प्यार से रखिए। धीरे धीरे सुमन अब महीने में 1 या 2 बार ही कानपुर से लखनऊ अपने पति के घर आती थी। कभी कभी वह पति पत्नी के संबंध रख भी लेते थे और कभी नहीं। इस बार जो सुमन कानपुर गई तो 1-1.5 महीने वापस नहीं लौटी। शोभित छुट्टी लेकर कानपुर गया तो सुमन का व्यवहार एकदम बदला हुआ था। उसने शोभित को इधर उधर की बातें करके ऑफिस में काम होने की बात कहकर अगली सुबह ही उसे वहां से चलता कर दिया। इसके ठीक तीसरे दिन शोभित को एक रजिस्टर्ड पत्र मिला। ये सुमन की तरफ से शोभित को गया तलाक का कोर्ट का नोटिस था। सुमन ने नोटिस में लिखा था क्योंकि शोभित शारीरिक तौर से नपुंसक है, उसमें पुरुषत्व नहीं है, ये मुझे पति सुख देने में सक्षम नहीं है, इस कारण उसने विवाह करके मेरा जीवन नर्क बना दिया है। अतः शोभित के साथ रहना एक नारकीय यंत्रणा के अलावा और कुछ भी नहीं है। अतः कोर्ट से प्रार्थना की जाती है कि उसको तलाक देकर विवाह को शून्य घोषित करें तथा मेरा जीवन बर्बाद करने के क्षतिपूर्ति के रूप में मुझे 10 लाख भी शोभित से दिलवाए जाए। शोभित अपने पुरुषत्व के ऊपर इतने बड़े आरोप से बहुत विचलित हो गया। वो सुमन को हृदय से प्यार करता था। उसने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी कि सुमन इस तरीके नपुंसक होने का आरोप लगाकर उसे अपमानित करेगी और तलाक मांगेगी, क्योंकि वो पूरा मर्द था और अपनी बीवी को पूरा संतुष्ट करता था। शोभित का पूरा परिवार इस घटना से सदमे में और ग्लानि में चला गया। शोभित और उसके पापा ने सुमन तथा उसके पापा को मनाने और समझाने की लाख कोशिशें की, पर सुमन ने उसके अपने पापा की भी ना सुनी। कोर्ट केस शुरू हो गया। अब फैमिली कोर्ट में पेशी पर पेशी होने लगी। शोभित का आत्मसम्मान इस गलत आरोप के कारण बहुत खंडित हो गया। समाज के और परिचित लोग तथा मोहल्ले वाले सभी में ये चर्चा होने लगी कि शोभित नामर्द है, उसमें पुरुषत्व है ही नहीं और इसी कारण उसकी पत्नी उससे तलाक ले रही है। शोभित निर्दोष होते हुए भी आत्मग्लानि में और हीन भावना में डूब गया। शोभित के पापा ने सुमन के फूफा जी से, जो कि उनके पड़ोसी थे और ये रिश्ता लेकर आए थे, जब गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुमन का किसी लड़के के साथ प्यार का संबंध चल रहा है। क्योंकि लड़का विजातीय था, अतः परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनके मम्मी पापा ने और रिश्तेदारों ने सुमन की शादी आपके बेटे से कर दी थी और इसी कारण उन्होंने शोभित सुमन की शादी से पहले कोई बातचीत भी नहीं होने दी थी तथा न ही उन्होंने उन दोनों को मिलने दिया था। और शायद सुमन कानपुर उसी लड़के के साथ रहते देखी गई है, इसीलिए उसने तलाक की अर्जी लगाई है। शोभित की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब वो किसी से बात नहीं करता, अकेले अपने आप से ही बात करता और बड़बड़ाता रहता है। जिसे उसने जी जान से प्यार किया, उसी सुमन ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा, उसे इस योग्य भी नहीं छोड़ा कि वह किसी और लड़की से विवाह भी कर सके। शोभित के पिताजी ने वकील से इस संबंध में बात की, पर उनके वकील को तो सुमन ने पहले ही खरीद लिया था। वो किसी भी पेशी पर ढंग से जिरह भी नहीं कर पा रहे थे। शोभित के जीजा जी एक दूसरे होनहार युवा वकील इसके लिए मुकर्रर कर लिया। उस वकील ने केस को नए सिरे से समझा और कोर्ट में सुमन के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक अर्जी लगा दी। केस का फैसला सुमन के पक्ष में होना लगभग तय था, क्योंकि नियमानुसार कोई भी नामर्द आदमी किसी भी लड़की को अपनी पत्नी की तरीके से रखकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है। अतः ऐसे मामले में कोर्ट निश्चित तौर पर तलाक दे देता है और शादी को शून्य घोषित कर देता है। सुमन के वकील ने कानून की इसी खूबी का फ़ायदा उठाया था, पर
अब शोभित का नया वकील, जो एक बहुत ही योग्य और नया लड़का था, उसने क्रॉस एग्जामिनेशन के समय कटघरे में खड़ी सुमन से पूछा, सुमन जी, क्या आपका पति नामर्द है? हाँ जी, नीचे निगाहें किए हुए सुमन ने कहा। क्या आपके विवाह के पूर्व किसी और पुरुष से शारीरिक संबंध रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या विवाह के बाद आप किसी अन्य पुरुष से साथ शारीरिक संबंध रखती हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं रहा। क्या आपके पति ने अपने आप से शारीरिक संबंध बनाए हैं? एक नामर्द व्यक्ति कैसे शारीरिक संबंध बना सकता है? नीचे निगाह करते हुए सुमन ने कहा। इसका अर्थ ये है कि आप अभी तक अपना कौमार सुरक्षित रखे हुए हैं। जी, आपने ठीक कहा। इतनी जिरह करने के बाद वकील ने सुमन को और कोई प्रश्न ना पूछने की बात कही और उन्होंने जज महोदय से निवेदन किया कि महोदय, यदि मेरा क्लाइंट शोभित नामर्द है तो यह आवश्यक है कि आप शोभित का और सुमन का दोनों का मेडिकल टेस्ट करवा लें। यदि शोभित नामर्द है तो सुमन का कौमार भी अक्षत होगा, क्योंकि उनके किसी भी पुरुष से शादी के पहले या बाद में शारीरिक संबंध नहीं रहे। सही। और इनके अनुसार शोभित तो संबंध बना ही नहीं सकता। इस अक्षत कौमार का मेडिकल टेस्ट कराने की अनुमति दे। इसे मेडिकल टेस्ट में बड़ी आसानी से जाना जा सकता है तथा यदि शोभित नामर्द है तो उसे भी मेडिकल टेस्ट में जांचा जा सकता है। सुमन ने जब ये सुना कि उसके कौमार की भी जांच होगी तो वो एकदम घबरा गई, क्योंकि उसके पति तथा प्रेमी दोनों से ही शारीरिक संबंध थे। इस कारण यह आसानी से सिद्ध हो जाता कि वो कुमारी नहीं है। ये बात अब उसकी बदनामी का बहुत बड़ा कारण बन सकती थी कि पति नामर्द और अन्य पुरुष से इसके संबंध में और इसने अन्य प्रेमी से अपना कौमार खोया है। उसने घबराकर जज साहब से कहा, सर, हम दोनों की मेडिकल जांच मत करवाइएगा, मुझे ये सिर्फ तलाक ही दे दें। मुझे इनसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस तलाक दिलवा दीजिए। न्यायाधीश महोदय को अब सारी बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई। उन्होंने दोनों का मेडिकल टेस्ट करने का आदेश जारी कर दिया और कहा कि डॉक्टर उन दोनों की रिपोर्ट अगली पेशी पर प्रस्तुत करें। अगली पेशी पर उन दोनों की मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिनसे ये स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि शोभित नामर्द नहीं है और सुमन का भी कौमार सुरक्षित नहीं है। जज साहब ने केस खारिज करते हुए सुमन के ऊपर गलत सूचना के आधार पर तलाक लेने का तथा उसके पति शोभित को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने का दोषी पाया और सुमन को उसके लिए पेनाल्टी के साथ साथ समुचित दंड की व्यवस्था की। शोभित ने अब अपनी तरफ से कोर्ट में ऐसी पत्नी के साथ न रहने के लिए तलाक की अर्जी लगाई और सजा याफ्ता सुमन से उसका तलाक 3-4 पेशियों में ही स्वीकृत हो गया। अब शोभित को शादी के नाम से बहुत नफरत हो गई है। वो अकेला ही शांति के साथ स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कैद खाने में बैठी हुई सुमन अपने प्यार सागर के बारे में सोच रही थी। सागर से की दोस्ती उन दिनों से थी जब वह कक्षा 12 में पढ़ती थी। सागर उसका क्लासमेट था। एक बार जब उनके कक्षा 12 की पिकनिक भीमबेटका गई तो उसमें सागर तो अपने दोस्तों के साथ था। सुमन ने आज ब्लैक कलर का नाभी दर्शना टॉप पहन रखा था। ब्लू कलर की जीन्स और पैरों में उसने आदिदास के स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे जो उसके खिलाड़ी होने का परिचय दे रहे थे। उसके बालों की एक लटकान के पीछे से निकलकर गाल को छू रही थी और बाकी बाल उसने चिमटी से दबाकर कमर तक नागिन सी लहराती चोटी बना रखी थी। बालों के ऊपर उसने अपने नीले गॉगल्स सजा रखे थे। होटल के पास होठों पर लिपस्टिक और आंखों में काजल, बस यही उसका मेकअप था, पर उसकी नैसर्गिक सुंदरता गजब कर रही थी। भीमबेटका पहुंचने पर सब लोग बस से उतरे और छोटे मोटे खेल और भीमबेटका का दर्शन शुरू हो गया। गुफाओं में भ्रमण के बाद अन्य खेलों के अलावा ओल्ड गोल्डन सॉन्ग्स की अंताक्षरी भी हुई। पूरी पिकनिक के सदस्य 2 टीमों में बट गए। एक्टिंग एक्शन अंताक्षरी के दौरान सागर अपने दोस्तों के साथ एक टीम में था और सुमन और उसके साथ की लड़कियों और कुछ लड़कों के साथ दूसरी टीम में थी। सागर सुमन की ओर शुरू से ही आकृष्ट था। जैसा कि सब जानते हैं,
अंताक्षरी में गीतों के माध्यम से लड़के लड़कियां एक दूसरे से वह सब कह देते हैं जो वैसे कभी भी नहीं कह सकते। इसीलिए अंताक्षरी हर एक पिकनिक का एक अनिवार्य अंग होता है। अंताक्षरी शुरू हो गई और दोनों टीम का एक एक सदस्य एक एक करके एक्शन के साथ अपने गाने प्रस्तुत करते गए। सुमन की टीम के एक लड़के ने दूसरी टीम की लड़की की तरफ देखकर एक्शन साथ गाया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है। और उसने यही गाना रोक दिया। अंताक्षरी के दौरान जब सागर की टीम हाँ शब्द पर जाकर अटक गई और किसी को कोई गाना नहीं सूझ रहा था, तभी सागर ने सुमन की तरफ देखते हुए तथा एक्टिंग करते हुए गाया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। गानों के मामले में सुमन भी किसी से कम नहीं थी। उसने एक्टिंग करते हुए गाया, ना ना करके प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। सागर ने सिर हिलाकर और सुमन की तरफ देखकर धीमे से कहा, शुक्रिया। ठा अक्षर से कोई गाना नहीं आ रहा था, इसलिए सागर ने कहा, सुमन सुमन तुम हमें ऐसी जगह फंसाकर छोड़ देती हो जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। अब ठा से तो कोई गाना हो शुरू ही नहीं होता। सुमन ने कहा, गाना मैं बताऊंगी, पहले मेरे सामने कान पकड़ो। सागर की टीम सुमन की टीम से झगड़ने लगी, पर सागर सुमन की ओर देखते हुए कान पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, सुमन जी अब तो आप गाना बता दो, कौन सा गाना ठा अक्षर से शुरू होगा। किसी भी खेल में अपनी जीत का नशा ही कुछ अलग होता है। अपनी जीत के नशे में सुमन खुशी से खड़ी हो गई, क्योंकि एक्शन भी करना था, गाना भी था, और सागर तो सुमन के गानों की नॉलेज का कायल ही होकर रह गया। उसने आगे बढ़कर सुमन से कहा, सुमन रियली यू आर जीनियस, आई लाइक यू, नाउ आई एम योर फैन। और सुमन उस सजीले जवान सागर की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। उसके माथे पर आते हुए घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी कंजी आंखें, ग्रीक देवता सी नाक, कुछ कहते हुए से होंठ और बलिष्ठ शरीर। वाह! आज उसने पहली बार ध्यान से सागर को देखा था। शायद यही पल था जब सागर हौले से उसकी आंखों के रास्ते से चलकर उसके दिल में उतरने लगा था। उसके बाद सभी लड़के लड़कियां अपने ग्रुप में इधर उधर घूमने लगे। सुमन गाना गुनगुनाते हुए अकेले ही नदी की तरफ बढ़ चली और प्लास के पत्ते तोड़कर उन्हें नदी में बहाने लगी। तभी उसको खोजता हुआ सागर वहां आया और उसके करीब आकर बैठ गया। सागर को अपने पास बैठा देखकर सुमन ने कहा, देखो ना, प्लास के पत्ते कैसे गिरकर नदी की धारा के साथ बहते चले जा रहे हैं। एक ही धारा में बहकर भी एक पत्ते एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ सोचते हुए सागर ने कहा, इन पत्तों का नसीब भी कुछ ऐसा है। नदी भी एक है, धारा भी एक है, पर पत्ते फिर भी अलग अलग बह रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं पानी में उतर जाऊं और इन बेचारे बिछड़े हुए पत्तों को मिलाकर फिर से एक कर दूं। सागर जैसे ही आगे बढ़ने लगा, सुमन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और बोली, पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है ये कितनी खतरनाक नदी है? कितने ही लोग यहाँ डूबकर मर चुके। जुदा रहने वालों को मिला देना भी बड़े सवाल का काम है। अलग अलग रहने को हम जिंदगी तो नहीं कहते ना। सुमन ने सागर की आंखों में देखते हुए कहा, पत्तों की बात कर रहे हो या? मैं पत्तों की बात कर रहा हूँ और अपने जीवन की भी। सुमन, मैं नहीं जानता कि मैं कब से तुम्हें कहो ना क्या कह रहे थे, रुक क्यों गए? सुमन, अब एक हर खेल में जीतने वाला ये सागर जब भी तुमसे हारता है तो मैं सच कह रहा हूँ, मुझे हार कर भी जीतने से ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा जी, मुझसे हार कर या सबसे हार कर? सिर्फ तुमसे हार कर। अच्छा, मुझसे कहाँ कहाँ हारे हो आप? खेल में तो आज ही हारा हूँ, पर मैं अपने दिल तो तुम्हें बहुत पहले ही हार चुका हूँ। सच? विश्वास नहीं है शायद तुम्हें? वो तो नहीं है, मुझे कैसे विश्वास दिलाओगे? बोलो, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? कहकर सागर परेशान सा हो गया। कुछ नहीं, बस तुम्हें 2 कदम आगे आना होगा और मुझे अपनी बाहों में भरना होगा। मेरा माथा तुम्हारे होठों का इंतजार कर रहा है सागर। सागर ने आगे बढ़कर सुमन को अपनी बाहों में ले लिया
और आंखें बंद करके उसके माथे पर एक चुंबन अंकित कर दिया। सागर की बाहों में सिमटती हुई सुमन बोली, सागर, प्यार तो मुझे तुमसे तब हुआ जब सच में तुम कान पकड़कर मेरे सामने खड़े हो गए थे। उसके कानों के पास अपना हाथ ले जाते हुए सागर ने कहा, क्या सच तुम्हें हारे हुए इंसान ही पसंद है? नहीं बुद्धू, मुझे प्यार में हारना भी बहुत पसंद है। सुमन, चल रही हो? कहाँ हो तुम? सब लोग अब वापस जा रहे हैं, कहते हुए कामनी ने आवाज़ लगाई। हाँ चलो, वापस आ रहे हैं हम, कहते हुए सुमन और सागर नदी से वापस आ गए। जेल में बंद सुमन की सागर से प्यार की पहली मुलाकात याद करके उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंद टपक गई। कक्षा में सुमन आगे वाली डेस्क पर बैठती थी तथा शोभित आगे से चौथी डेस्क पर पीछे बैठता था। पर पिकनिक से आने के बाद अब सुमन अब पीछे की डेस्क पर आ गई है और वे दोनों एक दूसरे के पड़ोस में बैठने लगे हैं। दोनों का आधा ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ होता और आधा समय वो एक दूसरे को देखते रहते। लंच टाइम में तथा छुट्टी होने पर उन दोनों को हमेशा एक साथ देखा जा सकता है। दोनों ही रीजनल लेवल के प्लेयर हैं। नवंबर में स्कूल लेवल के गेम शुरू हो गए। सुमन खो खो और बास्केटबॉल की प्लेयर है। सागर क्रिकेट और बास्केटबॉल का प्लेयर है। बास्केटबॉल दोनों का कॉमन गेम है। सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स की सारी टीम सुबह 6 बजे प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है। स्कूल में बास्केटबॉल में सिर्फ एक लड़कों की टीम में और एक लड़कियों की टीम है। दोनों टीमें आपस में मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। इस वजह से इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों टीमों में जीत का बहुत जुनून है। जब कभी सागर जानबूझकर हारने लगता तो सुमन उसकी कॉलर पकड़कर झूम जाती और कहती है, सागर, हमारी दोनों टीम जीतने के लिए खेल रही है। बॉयज़ में तुम्हारी टीम को आगे जीतना है और हमारी गर्ल्स की टीम भी आगे जाना चाहिए। इसलिए खेल को सिर्फ खेल की भावना से खेलना है। तुम्हें अपनी टीम को जिताने की ही प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अब इंटर स्कूल गेम शुरू हो गए। सुमन और सागर के विद्यालय के बच्चे अपने अपने बेस्ट खेल दिखाते हुए विजय पथ पर आगे बढ़ चले। उसके मैच 5 विद्यालयों से हुए और सभी मैच में ईश्वर की कृपा से सुमन और सागर की परफॉर्मेंस बहुत उत्कृष्ट रही। जब सभी स्कूलों की टीम में से सबसे अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन रीजनल लेवल के गेम्स के लिए हुआ तो भोपाल रीजन की टीम में गर्ल्स की टीम में सुमन और लड़कों की टीम में सागर का नाम सम्मिलित था। ये उन दोनों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। अब दोनों को अंतर संभाग की प्रतियोगिता के लिए अपने संभाग का प्रतिनिधित्व करना था। दोनों टीम के खेल इंदौर में होने से थे। वो दोनों ही इसलिए ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब 7 दिन जब तक बास्केटबॉल के मैच चलने थे वो दोनों इंदौर में ही बिना माँ बाप के और बिना स्कूल के विद्यार्थियों की निगाहों में आए एक साथ रह सकते हैं। यही उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह थी। जब अंतर संभागीय मैच में भोपाल की लड़कियों का मैच होता तो बॉयज़ की टीम उनका उत्साहवर्धन करती और जब लड़कों का मैच होता तो सुमन की टीम लड़कों का उत्साहवर्धन करती। शेष समय वह दोनों इधर उधर से समय निकालकर एक जगह इकट्ठे हो जाते और मैच देखने के नाम पर एक दूसरे के साथ ढेर बातें करा करते थे। हालांकि भोपाल संभाग के कई मैच जीतने के बाद भी सुमन और सागर का सिलेक्शन स्टेट लेवल की टीम में नहीं हो पाया और 7 दिन बाद उन्हें वापस भोपाल आना पड़ा। पर इन 7 दिनों में उन लोगों ने प्यार के 7 जन्म जी लिए थे। इंदौर से लौटने के बाद यद्यपि उनके प्यार का खुमार और बढ़ गया था, पर अब वार्षिक परीक्षा के सिर्फ 2 माह बचे थे। लंच के टाइम में जब सुमन और सागर मिले तो उन दोनों ने एक दूसरे से कहा, यार, परीक्षाएं अब एकदम सिर पर आ गई है और अभी तक अपनी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। सभी टेस्ट में हम लोग बिल्कुल बाउंड्री पर पास हुए हैं। यदि हमारे नंबर कम आएंगे तो एक तो अपन लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा और दूसरा आगे अपन लोग कभी एक ही कॉलेज में
रहकर साथ साथ पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि अच्छा सरकारी कॉलेज चाहिए तो मन लगाकर हम लोगों को 2 महीने जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच हम लोग एक दूसरे से बात भी कम कम करेंगे ताकि हमारा ध्यान पढ़ाई से ना भटके, और इन 2 माह हम लोग एक दूसरे से कम मिलेंगे और प्यार मोहब्बत की बात तो एकदम बिल्कुल बंद रखेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ 2 महीने की दिन रात की लगातार मेहनत ने तथा अच्छे कॉलेज में एक साथ एडमिशन लेने के जुनून ने उन दोनों से सचमुच इतनी मेहनत करवा दी कि वह दोनों जो दिसंबर एक एवरेज स्टूडेंट से थे, वार्षिक परीक्षा में 80% के लगभग नंबर लेकर पास हुए। रिजल्ट खुलते ही सुमन ने अपनी मार्कशीट तो बाद में डाउनलोड की, सबसे पहले उसने सागर की मार्कशीट डाउनलोड की। यही हाल सागर का भी था। दोनों के अच्छे नंबर देखकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ईश्वर ने उनके प्यार को देखकर ही उन पर सबसे बड़ी कृपा कर दी है। उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन लगाया और दोनों लोग मिठाई के डिब्बे लेकर एक दूसरे की घर की ओर निकल पड़े। सागर सबसे पहले मिठाई लेकर सुमन के घर पहुंचा और उसके मम्मी पापा और सुमन को मिठाई देते हुए अत्यंत प्रफुल्लित था। सुमन के मम्मी पापा ने सागर को भी अपनी बेटी के अच्छे नंबर लाने की खुशी में मिठाई खिलाई। समय निकालकर सुमन भी अकेले ही मिठाई का पैकेट लेकर सागर के घर पहुंची और उसने उसके मम्मी पापा और सागर को मिठाई खिलाई। दरअसल खुशी का ये बहाना उन दोनों का एक दूसरे के घर तक पहुंचने का पहला मौका था, जिससे वो अपने मम्मी पापा के दोनों के बीच चलने वाली दोस्ती का एक छोटा सा ट्रेलर दे सके। पर दोनों के मम्मी पापा ने उनके बीच चलने वाली मोहब्बत को नोटिस ही नहीं किया था। सागर और रंजीता दोनों को यद्यपि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 80% अंक मिले थे, पर इतने कम अंकों में एक्सीलेंस कॉलेज में एडमिशन मिलना असंभव था। अंत में उन लोगों ने बीएसएस कॉलेज भोपाल में दाखिले के लिए अप्लाई कर दिया और उन दोनों का दाखिला उसमें हो भी गया। ये कॉलेज इंग्लिश मीडियम का भोपाल के सर्वोत्तम कॉलेजों में से एक है। दोनों का एडमिशन बीकॉम फर्स्ट ईयर के एक ही सेक्शन में हो गया और दोनों बीकॉम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करने लगे। कॉलेज में रैंकिंग होना एक सामान्य बात है। एक रोज कुछ सीनियर छात्र सागर की रैंकिंग ले रहे थे। सागर 10 सीनियर्स के बीच में अकेला खड़ा हुआ था। उससे अपनी निगाहें शर्ट के 3rd बटन पर रखने को कहा गया था और उससे उल्टी सीधी बातें करके उलझुल प्रश्न पूछे जा रहे थे। सागर अपने आप में बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसके चेहरे और व्यवहार में भय और घबराहट साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक सुमन उधर से निकली। सागर को ऐसी दयनीय अवस्था में खड़ा देखकर सुमन का पारा हाई हो गया और वह तुरंत तेज कदमों से चलकर उन लड़कों के पास जा पहुंची और कड़क कर कहा, सीनियर होने का ये मतलब नहीं है किसी भी अपने छोटे भाई को इस तरीके से आप हरास करें। आज के बाद यदि फिर आप लोगों ने सागर से इस तरीके का व्यवहार किया तो उसका अंजाम आपको बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, समझे आप। इतना कहकर वो सागर का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए क्लास की तरफ ले गई। वहाँ खड़े सीनियर एक लड़की के इस तरीके के व्यवहार से स्तब्ध से खड़े रह गए। उन्हें लगा कि यह लड़की उनकी शिकायत प्रिंसिपल और पुलिस थाने में कहीं भी कर सकती है और लड़की की शिकायत पर मामला उलझ भी सकता है। उस दिन के बाद सुमन और सागर सीनियर्स में जाने पहचाने नाम हो गए। धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ने लगी। बीएसएस कॉलेज अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। वार्षिक शो की कल्चरल एक्टिविटीज़ में लगभग हर एक बच्चे का भाग लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। सागर और सुमन ने रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम आधारित ऐतिहासिक नाटक में भाग लेने का निश्चय किया। जूनियर छात्रों की तरफ से ये नाटक खेला जाना था, जिसमें सुमन रानी रूपमती बनी थी और सागर ने राजा बाज बहादुर का रोल किया था। क्योंकि उन दोनों में पहले से ही बहुत प्यार था, इसलिए नाटक में प्रेम की भूमिकाओं में उनकी केमिस्ट्री बहुत जमी। नाटक में अपनी भूमिकाएं निभाने के दौरान उनकी आंखों में उदात्त प्रेम का जो भाव था वो ओरिजिनल होने के कारण सभी लोगों के द्वारा बहुत सराहा गया।
नाटक में भाग लेने का प्रभाव ये हुआ कि प्रैक्टिस के दौरान और स्टेज पर नाटक में हजारों लोगों के सामने भावपूर्ण डायलॉग डिलीवरी के कारण उन दोनों का प्यार और नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। लोग अब उन्हें बाज बहादुर और रूपमती के नाम से भी याद करने लगे। समय अपनी गति से चलता रहा। सागर और सुमन दोनों के बीच पढ़ाई और प्यार अपनी गति से चलते रहे। इसी तरह वो बीकॉम फाइनल ईयर में पहुंच गए। उन दिनों बीकॉम के 3 वर्ष का फाइनल रिजल्ट बीकॉम फाइनल की परसेंटेज के ऊपर निर्भर करता था। दोनों ने एक दूसरे से जिस तरीके का वादा 12 में किया परीक्षा के दौरान किया था, इस बार फिर उन्होंने एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर ये शपथ ली कि जब तक बीकॉम फाइनल के पेपर पूरी तरीके से नहीं हो जाएंगे वो दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलेंगे और अपना समय किसी भी स्थिति में बर्बाद नहीं करेंगे और उसी तरीके से अच्छे नंबर लेकर आएंगे जैसे क्लास 12th बोर्ड में लेकर आए थे। कहते हैं कि दृढ़ निश्चय के आगे भाग्य भी हार जाता है। इतनी मस्तियों के बाद भी जब उन लोगों ने मेहनत करने की ठान ली और जी जान लगाकर मेहनत की तो ईश्वर को भी उनकी मेहनत का प्रतिफल होने देना पड़ा और फिर वो फिसड्डी युगल लगभग 76% अंक लेकर बीकॉम फाइनल की परीक्षा पास कर गए। परीक्षा के बाद कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्रों को विदाई पार्टी दी गई। पार्टी शहर के बाहर होशंगाबाद रोड के एक होटल में थी। शाम को रंगारंग प्रोग्राम हुए और इस बीच एक छात्रा ने स्टेज पर एक गाना गाया, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना होना। इस गाने ने सागर और सुमन के इमोशंस को जुदाई के गम का एहसास करवा दिया। इसके बाद ऑर्केस्ट्रा पार्टी के गायक ने कोरस में एक दूसरा गाना गाया, यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल तुम कहाँ हम कहाँ। गाने के ये बोल सागर और सुमन को अंदर तक छू गए। सागर ने सुमन की आंखों में देखा और बोला, आज के बाद हम दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा सुमन। सागर, तुम्हारे बिना जीने की कल्पना करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा। कहते हुए सुमन सिमट कर सागर की बाहों में आ गई और वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल होटल के बाहर झाड़ियों के पीछे अंधेरे झुरमुट में जाकर प्यार के अनंत सफर की ओर चल पड़े। उसी होटल में एक मैरिज भी हो रही थी। उस मैरिज पार्टी में सुमन के पापा भी आए हुए थे। ये डिनर पार्टी उनके एक दोस्त के बेटे की शादी की थी। सभी लोग अपनी अपनी प्लेट हाथ में लिए बातें करते हुए लॉन में बुफे सिस्टम से डिनर कर रहे थे। तभी मिसेस सलूजा अपनी प्लेट हाथ में लिए हुए तेजी से आगे चली आई और बोली, देखो तो कितना बेशर्म जमाना आ गया है। उधर झाड़ियों में एक लड़का और एक लड़की, हे राम, ये लोग कितने बेशर्म हो गए हैं। इस गंदे काम के लिए कमरे में भी नहीं जाते, खुले में ही। हे राम, छी छी छी। सुमन के पिता के कदम उत्सुकता बस अनायास ही झाड़ियों की तरफ बढ़ गए और कड़ियों की ओट में सुमन और सागर का कंप्रोमाइजिंग स्थिति का वो विभत्स और घिनौना दृश्य उन्हें अंदर तक घायल कर गया। उनके हाथ से डिनर की प्लेट छूटकर नीचे गिर पड़ी, जिसकी आवाज से सागर और सुमन प्रेम के रहस्यमय जगत से बाहर आ गए। सुमन अपने पापा को अपने सामने देखकर शर्म से गड़ गई। बिना नजरें मिलाए उसने कांपते हाथों से अपने कपड़े पहने और उसके पापा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने घर ले गए। सुमन के पापा का कुंठा, ग्लानि और अपमान के कारण बुरा हाल था। अब उनका ब्लड प्रेशर भी उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। उनका सुमन पर बहुत स्नेह था। सुमन को इस रूप में देखने की उन्होंने कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। हर पल उनकी आंखों में सुमन और सागर का ये कुत्सित दृश्य उभर आता और बेबस बाप की आंखों से अश्रु बरसने लगते। सुमन को भी बोलने के लिए कुछ शेष नहीं बचा था। घर पहुंचने पर सुमन की सारी कलंक कहानी उसके पापा ने सुमन की माँ को सुनाई और सुमन की माँ ने दुख और ग्लानि से भरकर रोते हुए अपने दोनों हाथों से सुमन के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मौन होकर सुमन अपनी माँ की मार खाती रही। थोड़ा सामान्य होने पर माँ ने सुमन से पूछा, किसके साथ मुंह काला करके आई है कलमुही? क्या करता है वो लड़का? कौन है? किस जाति का है? सुमन ने सागर से अपनी प्यार की कहानी अपनी माँ को बताई और बताया कि वो और सागर शीघ्र ही विवाह करना चाहते हैं।
सुमन के मम्मी पापा ने सबसे पहला काम यही किया कि सुमन के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी और उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया। गुस्से में भरी सुमन की माँ बोली, उस विजातीय से ऐसे संबंध बनाने तुझे लाज नहीं आई? वह लोग तो हमारी समाज के नहीं हैं। सोच, यदि एक बार भी सब लोगों को पता चल गया कि तू इतनी नीच वाली जाति के लड़के से मुंह काला करा के आई है, तो हमारा और तेरे चाचा और उनके बच्चों का क्या होगा? क्या किसी की शादी हो पाएगी? नहीं नहीं, सागर के साथ हम लोगों के जीते जी किसी भी तरीके से तेरा संबंध नहीं हो सकता। सुमन बोली, माँ, इसमें बुराई ही क्या है? हम आप लोगों की मर्जी के खिलाफ भी जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इतना सुनकर सुमन के पापा चक्कर खाकर गिर पड़े। सुमन की माँ और सुमन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने तुरंत आईसीयू में भर्ती किया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें तेज हार्ट अटैक आया है और इन्हें जरा भी टेंशन दिया गया तो दोबारा आने वाला हार्ट अटैक इनके लिए अंतिम साबित होगा। अब सुमन के पास ना सोचने को कुछ बचा था और ना विचार करने को। उसने पापा से कहा, पापा, मैं सागर को भूल जाऊंगी। आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं उसी लड़के से चुपचाप विवाह कर लूँगी। 8 दिन अस्पताल में रहकर सुमन के पापा घर आ गए। अब उन्होंने अपने रिश्तेदारों से सुमन के लिए अपने समाज का कोई योग्य लड़का खोजने को कहा और जोर जोर से लड़के की तलाश शुरू हो गई। सुमन के फूफा जी ने उन्हें शोभित का पता बताया, जो लखनऊ का ही रहने वाला था। सुमन के पापा का घर भी लखनऊ में ही था। इस घटना के बाद सुमन के पापा सुमन को लेकर भोपाल से सारा सामान समेटकर चुपचाप लखनऊ चले आए। सुमन के सामने भोपाल छोड़ने के समय बड़ा धर्म संकट था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सागर को क्या बताए। एक तरफ उसके पिता की जिंदगी थी और दूसरी तरफ उसका प्यार। यदि वो सागर की ओर झुकती तो उसके पिता का मरना निश्चित था और अपनी सफ़ेद साड़ी पहनी सूनी मांग की विधवा माँ की कल्पना करते ही उसका तन सिहर उठा। सुमन का मोबाइल फ़ोन उसके पापा के द्वारा ले लिया गया था और इन परिस्थितियों में उसका सागर से बात करने का भी मन नहीं था। उसने अपने आप को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और गर्दन झुकाकर चुपचाप किसी भी व्यक्ति से शादी के लिए हाँ कर दी। जब शोभित अपने माता पिता के साथ सुमन के घर उसे देखने पहुंचा तो उसे सुमन पहली नज़र में ही भा गई। उसकी पढ़ाई, उसकी गेम्स और उसका सौंदर्य उसे निश्चित तौर पर किसी को भी पसंद आने के लायक बनाते थे। शोभित के पिता और उसके माता जी की भी और अपने ही शहर की इतनी सुंदर लड़की को रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं था, इसीलिए इस संबंध में उनकी भी हाँ थी। शोभित को लड़की पसंद तो थी, पर वह उससे बात करके उसको भी पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहता था। आखिर ये तो जिंदगियों का सवाल था। शोभित ने सुमन के पिता से कहा, मैं सुमन से अकेले में बैठकर कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि हम एक दूसरे के विचारों के बारे में जान सके। पर सुमन के पिता को डर था कि उसकी नादानी लड़की कहीं सब कुछ ना उगल दे। इस कारण उन्होंने अपनी लड़की से शोभित के किसी होटल या पार्क में एकांत में किसी भी तरह की बातचीत करने की मना कर दी। सुमन के पिता ने कहा, हमारे खानदान में कुंवारी लड़कियां किसी लड़के से यूं अकेले में बात नहीं करती। आपको जो भी पूछना हो यही हम सब के सामने पूछ लो। अब शोभित के पास कहने को कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। शोभित के मम्मी पापा को भी इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई और उन्होंने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बिना देर किए अपनी तरफ से एक सोने की अंगूठी और सोने की चैन शोभित को पहना दी और रिश्ता पक्का हो गया। इसके कुछ दिन के अंदर ही उन दोनों की शादी भी हो गई और सुमन बहू बनके शोभित के घर चली आई। सुमन ने पिताजी के दबाव में शोभित से शादी कर तो ली, पर उसका मन तो अभी भी सागर में ही रमा था। लखनऊ में ससुराल के लिए विदा होने के बाद सुमन के मन में कसमकस चल रही थी। उसके अंदर बैठी लड़की ने उससे कहा, अच्छा होगा अगर मेरे और सागर के संबंध की सारी बात एकदम साफ शब्दों में शोभित को बता दी जाए और उसके बाद जो भी होना हो सो होगा। तुरंत उसके मन ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी मत कर लेना सुमन, इससे तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी, तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। यदि तुझे यही सब बताना था तो शादी के पहले ही सब बता देती। यदि अब तू सागर को अपने जीवन में स्थान देगी तो
पति पत्नी और वो के कारण तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। और अगर तू ये सब बातें शोभित को बताती है तो शोभित तुझे कभी भी अपनी उस पत्नी का स्थान नहीं दे पाएगा जिसकी उसने कल्पना की थी। ये सोचते विचारते उसे घबराहट होने लगी और सब कुछ उसने भाग पर छोड़ देना ही उचित समझा। प्रथम मिलन की बेला में ही वो बेमन से शोभित को सानिध्य देती रही। उससे शोभित की बातें उसी तरीके से हो रही थी जैसे ट्रेन के सफर में दो अजनबी पास बैठे कर बातें करते हैं। सुबह होने पर जब सुमन को अपने कमरे के बाहर घर की स्त्रियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसने अपने साथ हो रहे शोभित का हाथ अपने ऊपर से हटाकर जल्दी से वॉशरूम का रूप किया और फ्रेश होकर मुंह पर हल्का घूंघट लेकर बाहर आ गई। सासू माँ ने बहू को लेकर अपने गले से लगा लिया। उनकी अनुभवी आंखों ने बहू के मन का अनमनापन तो देखा पर वह उसके कारण का पता न लगा सकी। उन्होंने पूछा, बहू सब ठीक तो है? रात को सो तो पाई बेटी? शर्माती हुई सुमन ने सासू माँ के हाथों से अलग होकर उनके पैर छुए और बोली, सब ठीक है माँ जी, रात को नींद भी ठीक से आई। आपके बेटे अभी सो रहे हैं। शोभित की माँ ने चैन की सांस ली और बहू को लेकर किचन की ओर बढ़ गई। सुमन ने सोचा, जो भी हुआ उसमें शोभित के मम्मी पापा का क्या दोष है और शोभित का भी क्या कसूर है। ये सब किस्मत का खेल है। जो होना था सो हो गया। अब भलाई इसी में है कि एक अच्छी बहू का फर्ज इस परिवार के प्रति निभाया जाए। पर सुमन के मन में शोभित और सागर दोनों के व्यक्तित्व की हमेशा तुलना होती रहती थी। जब भी वो अपने पति के साथ बात कर रही होती तो उसके मन में सागर का ख्याल आ जाता कि कैसे सागर उसके साथ बात करते करते उसका अक्सर हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे बाहों में भर लेता था। इसी तरह वो सोती तो अपने पति शोभित के साथ थी पर पति की बाहों में भी उसे ख्याल सागर का ही आता रहता था। कभी कभी वो सोचती, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मुझे अब सिर्फ शोभित को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। पर अनजाने में ही अगले पल ही उसकी सांसों में फिर से सागर के ख्यालों की खुशबू बस जाती। उसे इस बात का भी हमेशा डर लगा रहता कि उसके कॉलेज के कोई भी सहपाठी या दोस्त कभी ना कभी यदि खुदा ना खास्ता शोभित से टकराए तो भी उन दोनों के प्यार के चर्चे शोभित या शोभित के परिवार वालों को पता चल जाएंगे, क्योंकि उन दोनों का प्यार एकदम खुल्लम खुल्ला प्यार था जिसकी जानकारी पूरे कॉलेज को थी। क्योंकि सुमन और सागर ने तय कर लिया था कि वह दोनों शादी कर लेंगे। उसे उस दिन की घटना भी याद आ जाती जब उन दोनों को होटल में उसके पापा के साथ अन्य लोगों ने भी आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसे हमेशा डर लगता रहता कि कोई ना कोई कभी ना कभी शोभित को या उसके परिवार को इस कांड की जानकारी दे ही देगा और उसकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। शोभित और उसकी माँ और पिताजी शोभित को इतना प्यार करते थे कि उसे कभी कभी अपने भाग्य पर ईर्ष्या हो जाती, पर उसके साथ साथ भेद खुलने का डर भी गहरा जाता। हालांकि शोभित लखनऊ में था और सागर भोपाल में, लेकिन अतीत तो अतीत होता है और वर्तमान का पीछा कभी भी नहीं छोड़ता। एक दिन सुमन दोपहर को सो रही थी। अचानक ही उसे सागर के साथ बिताए हुए कुछ अदरक फल याद आ गए और उसके मुंह से हो सागर, नहीं नहीं नहीं, अब और नहीं, छोड़ो ना, जैसे शब्द जोर जोर से मुंह से निकलने लगे। छुट्टी का दिन था, शोभित घर पर ही था। उसने जोर से हिलाकर सुमन को जगाया और पूछा कि तुम क्या चिल्ला रही थी, कौन है ये सागर? सुमन सकपका गई और झट से नादान बनकर बात को बदलते हुए बोली, सपने तो सपने होते हैं, सपनों का क्या, मुझे सपनों में राजा लग रहा था कि जैसे कोई लड़का आकर छेड़ रहा था, तो इसी कारण मेरे मुंह से कुछ निकल गया होगा। आप तो सपनों को भी पकड़ लेते हैं, छोड़ो जाने दो। कहते हुए सुमन ने शोभित को हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके कंधे पर सर रखकर उसे प्यार करने लगी। जैसे ही हाथ पकड़कर सुमन ने शोभित को अपने ऊपर गिराया, शोभित सुमन के सपने की बात पूछना भूलकर सुमन की झील सी गहरी आंखों और उसकी गर्म सांसों में खो गया और उन दोनों के बीच प्यार का एक नया सैलाब उमड़ पड़ा। सुमन ने सर्विस के लिए कई जगह अप्लाई कर रखा था। शोभित भी चाहता था कि सुमन कोई नौकरी ज्वाइन कर ले,
ताकि घर का खर्च और अच्छी तरीके से चल सके। ईश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना सुन ली और सुमन की नौकरी शहर कानपुर में लग गई। सुमन की सर्विस लगने की शोभित को बहुत खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब वह दोनों अपनी उमंगों की दुनिया में नए पंख लगाकर उड़ते रहेंगे और जिंदगी को अपने तरीके से जी सकेंगे। वहीं सुमन भी चैन की सांस ले रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो ससुराल के इस घुटन भरे माहौल से थोड़ा सा अलग रहकर वो अपनी मर्जी से स्वतंत्र जिंदगी जी सकेगी। शुरू शुरू में सुमन लखनऊ से कानपुर तक रोज ट्रेन से अप डाउन करने लगी। वह सुबह तड़के 4 बजे उठ जाती और रात को 8 बजे ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस से वापस आ जाती थी। ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाती थी। उसने शोभित से और अपनी सासू माँ से अनुरोध किया कि उसे एक कमरा वहीं कानपुर में दिला दिया जाए ताकि वो जिस दिन थक जाए उस रोज वहीं पर रात गुजार सके। ऐसा करने में शोभित को और उसकी माँ को भला क्या ऐतराज हो सकता था। उन्होंने सुमन के लिए कानपुर में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर दिला दिया। सुमन के लिए वहां रहने की मूलभूत आवश्यक सुविधाएं भी जुटा दी गई। अब सुमन की जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। वो सप्ताह में 3-4 दिन को घर आ जाती और बाकी 2-3 दिन वो कानपुर में ही रुकने लगी। एक दिन वो लखनऊ से ट्रेन से कानपुर जा रही थी। कानपुर स्टेशन से उतरकर अपने ऑफिस की ओर मुड़ी रही थी, तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस स्पर्श को वो भली भांति पहचानती थी। उसने तुरंत अपने कंधे पर रखे हाथ को छू कर देखा और बोली, अरे सागर, तुम यहाँ? गंभीर होते हुए सागर ने कहा, सुमन, तुम कितनी बदल गई हो। कहाँ तो तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी और अब मुझे भोपाल में छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी। और तो और तुमने फ़ोन भी नहीं किया। मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन करने की कोशिश की पर तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आता था। तुम्हारी तो मांग में सिंदूर भी भरा है। क्या तुमने शादी कर ली? किससे? सुमन ने कहा, ये एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फुर्सत से बताऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? मेरी यहाँ पर L&T में नौकरी लगी हुई है, इस कारण भोपाल से मैं यहीं शिफ्ट हो गया हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं भी यहाँ पर JJ कंपनी में सर्विस करती हूँ। देखा, तुम कहीं भी जाओ किस्मत हमें हमेशा मिलाती है और मिलाती रहेगी। कहते हुए सागर ने सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। सुमन अपनी सुध बुध खोकर सागर की बाहों में सिमट कर रह गई। सुमन और सागर उस दिन अपने ऑफिस में नहीं गए। दोनों ने एक रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी और उसके बाद सुमन ने सागर से पूछा, कहाँ रह रहे हो तुम आजकल? सागर बोला, 1-2 कमरों का फ्लैट मैंने किराए पर ले लिया है, उसी में रह रहा हूँ। यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, चलो मैं अपना फ्लैट दिखलाऊं। और ढेरों ढेर बातें करते हुए सुमन सागर के साथ उसके फ्लैट की ओर चल दी। कौन कौन रहता है फ्लैट में तुम्हारे साथ? जानकारी जुटाने के उद्देश्य से सुमन ने पूछा। गहरी सांस लेते हुए सागर ने कहा, कोई नहीं, बस अकेले रहते हैं। अच्छा, तुमने शादी वादी नहीं की? खुशी से चहकते हुए सुमन ने पूछा। नहीं, जिसे चाहा था वो बेवफा निकली और मुझे ठुकरा कर किसी और के साथ चली गई। फिर किसी और के साथ जुड़ने का मेरा मन ही नहीं किया। अपने ऊपर किए गए बेवफाई के कटाक्ष से सुमन सकुचा गई। रास्ते में सुमन ने होटल में घटी घटना के बाद की सारी कहानी सागर को सुनाई और बताया कि उसके ऊपर उसके माँ बाप का और समाज का बहुत बड़ा दबाव था। इसी दबाव में आकर उसने शोभित से शादी कर ली थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो सागर से कोई संबंध रखे। इसी कारण उसका मोबाइल फ़ोन भी आइडिया से बदलकर एयरटेल कंपनी का करवा दिया था। इसी कारण फ़ोन पर कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसके पिता को हार्ट अटैक आने के बाद उसकी माँ ने उसे अपने पिता की सौगंध देकर कहा था कि आज के बाद तू सागर से कोई बात नहीं करेगी, फ़ोन पर भी उससे कोई संबंध नहीं रखेगी। इसी वजह से मैंने कभी तुमसे बात करने का कोशिश नहीं की, हालांकि कि मेरा मन तुम्हारे लिए हमेशा तड़पता रहता था। कहते हुए उसने सागर की बाह में अपनी बाह डालकर सड़क पर आगे चल दी। आज सुमन का मन उसके काबू में नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो खुशियां समाज ने जबरदस्ती छीन ली थी, वो सब एकदम से आकाश कुसुम की तरह टूटकर उसकी झोली में आ गिरी हो। आज सुमन 17 साल की अल्हड़ किशोरी की तरह इठलाती और बलखाती सी नजर आ रही थी। उसके चेहरे का उल्लास और खुशी छुपाए नहीं छुप रहे थे। सुमन के दिल और दिमाग में तेज द्वंद्व हो रहा था। दिल कहता था कि उसे उसका पुराना प्यार मिल गया है,
वो हमेशा के लिए उसी की बाहों में समा जाए। और दिमाग कहता था, सुमन बेवकूफ़ी मत कर, तू अब हमेशा के लिए शोभित की हो चुकी है, उसके साथ बेवफाई मत कर। ऐसा करने से तेरा वर्तमान हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आग से मत खेल, जानबूझकर आग से मत खेल। पर दिल तो दिल होता है जो हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है, और इसी कारण संसार में अनेकों लोग बेवकूफ़ी कर लेते हैं। सुमन को अपने कॉलेज के दिन और उन दिनों सागर के साथ किए गए प्रणय के एक एक दृश्य सिनेमा की रील की तरह आंखों के आगे घूमते से लग रहे थे। गुजरे दिनों की सुनहरी बातें करते करते वे दोनों सागर के फ्लैट में जा पहुंचे। सागर ने अपने फ्लैट का ताला खोला और झुककर कॉर्निश करते हुए अदा से बोला, हुजूरे आले, स्वागत है आपका इस नाचीज के घर में, जहनी सीप जो आप तशरीफ लाएं। राजकुमारी की तरह बड़ी अदा से सुमन ने फ्लैट में प्रवेश किया। सुमन ने उत्सुकता भरी निगाहों से सागर के फ्लैट में रखी वस्तुओं का जायजा लिया और सोफा पर जाकर बैठ गई। दरवाजा बंद करके सागर भी सुमन के पास सोफा पर बैठ गया और सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। अचानक ही सुमन को ध्यान आया कि वो अब शोभित की ब्याहता है और अब किसी दूसरे पुरुष की बाहों में जाना अपने पति के प्रति बेवफाई है। नारी सुलभ पाप पुण्य की परिभाषा ने उसे सागर के आमंत्रण देती बाहों में जाने से रोका और वह सागर से अलग होते हुए बोली, नहीं सागर, नहीं नहीं सागर, मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ और अब ये सब करना पाप है। आंखों में वासना की चमक लिए सागर बोला, ये सब तो हम अनगिनत बार कर चुके हैं, जब ये पहले पाप नहीं था तो आज कैसे पाप हो सकता है। कहते हुए सागर सुमन को अपने पुराने प्यार की दुनिया में उतरता चला गया और बेबस सी सुमन उसके साथ वासना की दरिया में बहती चली गई। सुमन सागर के साथ आधे मन से वासना की लहरों में डूबती उतराती रही। उसके अंदर में बैठी लड़की चीख चीख कर उससे कहती रही कि हम दोनों के बीच पहले जो हुआ तब तुम सिर्फ सागर की थी, पर अब जब तुम शोभित के साथ पवित्र अग्नि को साक्षी कर 7 फेरे ले चुकी हो तो फिर ये बेवफाई किस लिए। आखिर सागर ऐसा क्या नया कर रहा है जो कामदेव सा सुंदर शोभित नहीं कर सकता। जो पति सुख, संतोष और खुशी शोभित दे सकता है तो उसके अंश मात्र की प्राप्ति के लिए फिर से सागर के पास फिर से जाने की क्या जरूरत। पर उस अंदर की लड़की की बात को उसके नादान दिल ने एकदम अनसुना कर दिया। उसके दिल ने सुमन के अंदर की लड़की को आंखें दिखाते हुए कहा, मूर्ख लड़की, बड़ी मुश्किल से ये सुनहरा मौका हाथ आया, इसे हाथ से न जाने दे। कल क्या होगा किसको पता है। आज के दिन तेरा दीवाना भरमर तेरे साथ है। तेरे कुसुम पराग पर पहला हक तूने ही तो काफी पहले उसे ही दे दिया था, तो अब ये कसमकस किस लिए। भूल जा दुनिया को, कुदरत ने जो मौका बख्शा है उसे एंजॉय कर। और अंततः जीत दिल की हुई और सुमन के अंदर बैठी हुई उसकी आत्मा रूपी लड़की दिल के हाथों मजबूर होकर रुदन करते हुए सागर के कदमों में समर्पित हो गई। वह दोनों ना जाने कितनी देर सोफे पर ऐसे ही पड़े रहे। सागर ने उठकर सुमन के लिए पानी दिया और किचन में चाय बनाने चल दिया। कपड़े पहनकर अपने खुले बालों को बांधती हुई सुमन भी उसके पीछे किचन में चली गई और चाय नाश्ता लगाने में सागर की मदद करने लगी। चाय पीते पीते शाम हो गई। सुमन सोफे से उठते हुए सागर से बोली, मेरी लखनऊ जाने वाली ट्रेन का समय हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। सागर ने हाथ पकड़कर झटके से सुमन को अपनी गोद में गिरते हुए कहा, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सागर की गोद में गिरी सुमन ने सागर की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी प्यार करने की यही अदाएं ही तो मुझे अब भी तुम्हारी दीवानी बनाए हुए है। पर मुझे घर तो जाना ही होगा, शोभित मेरा इंतजार करता होगा। शोभित का नाम सुनते ही सागर की आंखों में ईर्ष्या और द्वेष की गहरी लकीरें उभर आईं। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो और उसका सबसे सुंदर खिलौना उसके हाथों से कोई दूसरा बच्चा जबरदस्ती छीन रहा हो। गुस्से में उसने जबड़े भींच लिए और सुमन को अपनी बाहों में जोर से जकड़ते हुए उसने कहा, नहीं सुमन, आज मुझे तुम इतने दिनों बाद मिली हो। शोभित तो क्या, उसका बाप भी आज तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तुम शोभित को फोन कर दो कि
आज और कल ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है और मैं कल शाम को ही लखनऊ वापस आ पाऊंगी। सागर की बाहों में पिघलते हुए सुमन ने अपना फ़ोन उठाया और शोभित को लगा दिया। शोभित ने पूछा, कैसी हो सुमन? कौन सी ट्रेन से आ रही हो? मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आज रात को अपन लोगों को होटल संगम में डिनर को चलना है, याद है ना? अपने बदन पर सागर की उंगलियों की हरकत से उखड़ती हुई सांसों को नियंत्रित करते हुए और सागर की आंखों में झांकते हुए उसकी गोद में लेटी सुमन ने कहा, यार शोभित, आज ऑफिस में दिन भर से बॉस ने बड़ा काम दे रखा है। अभी भी मैं वही काम कर रही हूँ। मैं आज नहीं आ सकती। संगम में खाना खाने अपन कल चलेंगे। मुझसे गुस्सा तो नहीं हो मेरी सोना? शोभित ने प्यार जताते हुए कहा, कोई बात नहीं सुमन, तुम मन लगाकर ऑफिस का काम खत्म कर लो और कल समय से आ जाना। मैं तुम्हारे साथ होटल जाने को बहुत उत्सुक हूँ। बाय कहते हुए उसने फ़ोन पर सुमन को किस किया और फ़ोन काट दिया। सागर ने सुमन के द्वारा की गई चीटिंग को शोभित के ऊपर अपनी विजय माना और विजय के नशे में वह सुमन को बाहों में लेकर प्यार की नई दुनिया की सैर पर निकल गया। सुबह सुबह सुमन अपने ऑफिस में गई और बीते दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन देकर दोनों दिनों का पेंडिंग काम निपटाने में लग गई। ऑफिस का ढेर सारा काम करते करते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। ऑफिस की छुट्टी होते समय उसने अपना सामान समेटा और तेज कदमों से ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई। सागर के साथ पूरी रात मटर गश्ती करते हुए जागने के बाद और दिन भर के काम के थकान से सुमन ट्रेन में बैठते ही सो गई। उसकी नींद सीधी लखनऊ स्टेशन पर ही खुली। रेलवे स्टेशन पर शोभित खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। सुमन के सामान को अपने हाथों में लेकर शोभित और सुमन बातें करते हुए मोटरसाइकिल स्टैंड की तरफ बढ़ चले। सुमन की अंतरात्मा विवाह के बाद शोभित से किए गए पहले छल के कारण थोड़ी विचलित हो रही थी और उसकी नजरें शोभित की तरफ उठ नहीं पा रही थी। एक एहसास एकमत्री उस पर हावी हो रहा था। उसे शोभित पर किए गए अन्याय के कारण शोभित पर दया भी आ रही थी और प्यार भी। उसने शोभित का हाथ अपने हाथ में डाल दिया और शर्म को त्याग कर उसके साथ सट कर चलने लगी। शोभित को आज सुमन के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से आश्चर्य हो रहा था। उसने द्वारिकाधीश को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आज आपने सुमन पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो ये आज मुझसे बहुत प्यार कर रही है। प्रभु, इस पर ऐसे ही जादू आप हर रोज करते रहिएगा ताकि मैं अपनी सुमन का ज़्यादा और ज़्यादा प्यार पा सकूं। सुमन ने शोभित के ईश्वर के लिए की गई प्रार्थना सुनी और इस जादू का कारण सागर और उसका परिणय याद आते ही उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई। रात को सुमन शोभित के साथ डिनर पर गई और अपने द्वारा शोभित से किए गए अन्याय के प्रतिकार में रात्रि को उसने पूर्ण समर्पण से अपने पति को प्यार देकर तृप्त कर दिया। शोभित की ये खुशी कुछ ऐसी ही थी जैसे किसी बलि पशु को बलि के रूप में परोसे गए हरे हरे चारे को बिना अंजाम की चिंता किए खाते हुए होती है। आज बहुत दिनों बाद शोभित को चैन की नींद आई। आज वो इतना खुश था कि वो अपनी खुशी को छिपा नहीं पा रहा था। शोभित के मम्मी पापा शोभित की खुशी देखकर बहुत खुश थे और सुमन भी आज की बेहद खुश थी कि उसे सागर का प्यार वापस मिल गया था। उसे लग रहा था कि सागर उसके अतृप्त मन को प्यार से भर कर रख देगा और शोभित उसे पति का प्यार लगातार ऐसे ही देता रहेगा। वो नादान जिंदगी की इस विषमता को समझ ही नहीं पा रही थी कि एक साथ दो नावों पर सवार होने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं कभी ना कभी दोनों नौकाओं से गिरकर नदी में अवश्य डूबकर मरता है। शोभित आज सुबह जब जागा तो सुमन द्वारा दिए गए प्यार के प्रतिकार से वो बेहद खुश था। उसकी खुशी छुपाए से नहीं छुप रही थी। शायद ये पहली बार था जब विवाह के बाद सुमन ने रात्रि की पूर्ण समर्पण के साथ अपने पति का साथ दिया था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जाने को निकला। प्रतिदिन ऑफिस जाने के पहले वो सुमन को रेलवे स्टेशन छोड़ता था। उसने मोटरसाइकिल पर बैठे सुमन से कहा, सुमन, आज कैसा जादू हो गया जो तुम बिल्कुल बदल गई। शादी के बाद आज पहली बार मुझे लगा कि तुम मेरे सच्चे अर्थों में धर्म पत्नी हो। जिस जादू ने तुम्हें इतना परिवर्तित किया, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जादू हर रोज तुम्हारे साथ हो और हम दोनों का जीवन इसी तरीके से सुखमय बना रहे।
सुमन को अपने ऊपर किया गया सागर का जादू तुरंत याद आ गया और उसे याद करके ही उसके होठों पर मुस्कान और चेहरे पर लाली छा गई। उसने कहा, हाँ शोभित, अगर ईश्वर ने चाहा तो वो जादू हर रोज यूं ही चलता रहेगा और मैं हर रात यूं ही तुम्हारी होकर रहूंगी। मोटरसाइकिल से उतारकर स्टेशन पर ही शोभित ने संकोच छोड़कर सुमन को अपने गले लगा लिया और सी यू इन द इवनिंग बाय बाय कहते हुए अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर अपने ऑफिस चला गया। सुमन कानपुर स्टेशन पर जैसे ही उतरी तो उसने देखा कि सागर वहीं पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। सागर की अधीरता देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सागर सुमन के पास आया और बोला, तुम्हारे ऑफिस जाने के पहले एक बार मेरे घर चलना है, चलो जल्दी चलते हैं, मेरी मोटरसाइकिल उधर रखी है। मुस्कुराती हुई सुमन ने कहा, नहीं, इस बार आपके घर नहीं चल रहे, चलिए पहले हमारे गरीब खाना देख लीजिए, वो बिल्कुल पास ही में है और वहाँ से ऑफिस जाने में भी मुझे देर नहीं होगी। सुमन और सागर दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर सुमन के फ्लैट में चले गए। फ्लैट के अंदर जाते ही सुमन सागर की बाहों में झूल गई। लगभग 1 घंटे के प्रेमाचार के बाद वह दोनों अपने अपने ऑफिस चले गए। सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में खुशी के पंख लग गए हों, वो धरती पर नहीं आकाश में उड़ी जा रही हो। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को जब सुमन ट्रेन से अपने घर लखनऊ पहुंची तो शोभित रेलवे स्टेशन पर खड़ा उसका ही इंतजार कर रहा था। सुमन को शोभित की हालत देखकर उसे सहानुभूति हो आई। उसके अंदर बैठी लड़की ने कहा, सुमन, ठीक है कि तुम सागर के साथ प्रेम हिडोले झूलकर चली आ रही हो, पर क्या अपने पति को पत्नी सुख देने में तुम्हारा कोई नुकसान है क्या? उस बेचारे को भी उसके हिस्से का सुख तो लेने दो। और सुमन ने इस बात को जो आज दिल से पूरी तरह मानने का फैसला कर लिया। आज वो अपने पति को रिझाने के लिए मेकअप करके और परफ्यूम लगाकर पूरी तरह तैयार थी। शोभित और सुमन की आज की रात भी शायद उन दोनों के जीवन की दूसरी सबसे सुहानी रात थी। दोनों आज पूरी रात जागते रहे। शोभित सुमन में आए हुए परिवर्तन से रोमांचित और बेहद खुश था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुमन में आए इस परिवर्तन की आखिर वजह क्या। अगले दिन सुमन जैसे ही कानपुर स्टेशन पर पहुंची तो सागर उसके कोच के सामने ही खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। रात भर अपने पति के साथ जागकर रति क्रीड़ा करके आई सुमन आज थोड़ी अनमनी सी थी। वह दोनों आज फिर सुमन के घर गए, पर थकी हुई सुमन आज सागर को उतना सहयोग नहीं कर पा रही थी जितना वह पिछले 2 दिनों से कर रही थी। सागर ने बाहों में लेकर उससे उसकी उदासीनता का कारण पूछा तो जम्हाई लेते हुए सुमन ने कहा, वहाँ शोभित ने पूरी रात यही करते हुए मुझे नहीं सोने दिया और अब यहाँ पर तुम भी मुझे उसी तरीके से। खबरदार सुमन, जो तुमने मेरे सामने उस नालायक निठल्ले शोभित का नाम भी लिया, मुझे ये कभी बर्दाश्त नहीं हो पाता कि वो उल्लू तुम्हें छुए भी। क्रोध में भरकर सागर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। उस नालायक को तो तुम्हें छूने का कोई भी हक नहीं है, समझी तुम? पर सागर, वो मेरा पति है, मेरे शरीर पर उसका तो पूरा हक है, संकोच के साथ सुमन ने कहा। तो अब तुम उसे कभी भी अपने शरीर को नहीं छूने देना, इस पर सिर्फ मेरा हक है, कहते हुए सागर ने सुमन को अपने बाहों में भर लिया। सुमन अचरज में डूबी सागर की ओर देखती रह गई। सुमन, तुमको मेरे प्यार का वास्ता है, अब शोभित को अपने शरीर न छूने देना। मैं कोशिश करूंगी, सागर की आंखों में देखते हुए सुमन ने कहा। तुम एक काम क्यों नहीं करती? कुछ दिन के लिए तुम अपने मम्मी पापा के घर चली जाओ और वहीं से यहाँ आना जाना करती रहो। इस तरीके से तुम शोभित के चंगुल से कुछ दिनों के लिए मुक्ति पाओगी। तब तक हम लोग आगे का प्लान करेंगे। प्यार के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए सुमन ने सिर हिलाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। सुमन ने ऑफिस जाते ही अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात की और कहा, मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपके पास 2-3 सप्ताह रुकना चाहती हूँ। इस बीच मैं वहीं से ऑफिस का आना जाना करती रहूँगी। सुमन की माँ ने खुशी खुशी अपनी बेटी को अपने घर आकर रुकने की अनुमति दे दी और सुमन के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक उभर आई। सुमन सागर के सम्मोहन में कुछ ऐसी फंसी थी कि आज लखनऊ आने के बाद वो शोभित के साथ पहले की ही तरह अनमनी सी बनी रही। और रात को जब शोभित ने पढ़ने के लिए उसे छूने का प्रयत्न किया तो उसने उसका हाथ ये कहकर हटा दिया कि आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे सोने दे और
चुपचाप करवट बदलकर सो गई। शोभित ने सोचा शायद थकान के कारण सुमन आज उससे इस तरीके का बर्ताव कर रही है, इसलिए वो भी उसे परेशान न करके चुपचाप सो गया। अब धीरे धीरे सुमन का शोभित के प्रति रूखापन बढ़ता ही चला गया। शोभित को सुमन में आए इस परिवर्तन का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकता था। सुबह होते ही सुमन ने अपनी सासू माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ आज मुझे अपने मायके जाना है। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माँ ने कुछ दिनों के लिए मुझे बुलाया है, मैं वहीं से ऑफिस का आना जाना कर लूँगी। बहू के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए शोभित की माँ ने कहा, हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, तुम जब से आई हो मायके एक बार भी नहीं जा पाई हो। जाओ कुछ दिन तक अपने मम्मी पापा के साथ रह आओ, उनका भी मन लगा रहेगा। आखिर तुम्हारे सिवाय उनका है ही कौन। सुमन के चेहरे पर अपनी योजना पूरी होते देखकर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपना बैग लगा लिया तथा सामान लेकर शोभित के साथ मोटरसाइकिल बैठकर अपने घर, अपने माँ बाप के घर आ गई। वहाँ पर अपना सामान छोड़कर उसने शोभित से कहा, मुझे आज आप रेलवे स्टेशन नहीं छोड़ेंगे क्या? मुझे अभी ऑफिस जाना है, मैंने आज की छुट्टी नहीं ली है। शोभित ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ते हुए अपने ऑफिस चला जाऊंगा। और सुमन अपना सामान का बैग रखकर तुरंत शोभित की मोटरसाइकिल पर उसकी कमर में हाथ डालकर बैठ गई। शोभित ने प्यार से सुमन से कहा, सुमन तुम जल्दी से ही वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सुमन ने कहा, इतनी भी बेकरारी अच्छी नहीं है, तुम्हें कुछ दिन मेरे बिना रहने की आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अब कई दिनों तक कानपुर भी रुकना पड़ेगा। ऑफिस का काम एक नई ब्रांच खुलने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और छुट्टी होते होते अब रात के 8-9 बजा करेंगे। इसके बाद रेल से आने जाने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। शोभित आह भर कर बोला, तुम्हारे ऑफिस को भी मुझसे बदला लेने का यही टाइम मिला है यार, अभी अभी तो तुमने मुझे प्यार करना शुरू किया है। मुस्कुराते हुए सुमन ने कहा, छी ऐसा नहीं बोलती। रेलवे स्टेशन पर उतरकर सुमन शोभित को बाय बाय करती मुस्कुराते हुए कानपुर जाने वाली ट्रेन में जा बैठी। आज सुमन को ऐसा लग रहा था जैसे वे थोड़े दिन के लिए ही सही शोभित के बंधनों से आज़ाद हो गई थी और उसने सागर का कहना मान लिया था। उसने ट्रेन में बैठते ही सागर को फ़ोन लगा लिया और बोली, सागर मैंने तुम्हारा कहना मान लिया और मैं आज ही अपने माता पिता के घर शिफ्ट हो गई हूँ। मैंने रात को शोभित को अपने शरीर को छूने भी नहीं दिया। शाबाश, ये हुई ना बहादुरों वाली बात। मैं रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज का दिन हमारी जीत का दिन है। आज दिन और रात हम सेलिब्रेशन करेंगे। अब तुम कल रात को ही घर जा पाओगी। मुस्कुराते हुए सुमन ने कहा, मेरे लिए तुम्हारी इतनी बेकरारी मुझे बेचैन किए जा रही है। बस मैं थोड़ी देर में आ ही रही हूँ, थोड़ी देर और इंतज़ार करो। जैसे ही सुमन की ट्रेन स्टेशन पर रुकी, सागर सामने ही खड़ा था। उसने अपनी आदत से मुताबिक सुमन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ झटके से खींचा और सुमन सीधे उसके सीने से जा लगी। बिना देर किए सुमन और सागर आज रुकने के लिए सागर के फ्लैट पर जा पहुँचे। फ्लैट के अंदर जाते ही सागर ने दरवाज़ा बंद किया और सुमन को अपनी बाहों में गुड़िया की तरह उठाकर चूमते हुए अपने पलंग की तरफ बढ़ चला। अगली सुबह अपना ऑफिस अटेंड करके सुमन रात को लखनऊ पहुंची। रात को खाना खाते समय उसकी माँ ने उसके ससुराल के हाल चाल पूछे और फिर उसके बारे में पूछा, तेरी शोभित के साथ ज़िंदगी अच्छी तरह से तो चल रही है ना? मुस्कुराते हुए सुमन ने कहा, हाँ हाँ माँ, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। देखा नहीं, शोभित ही मुझे यहाँ लेकर आया था और वही मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन भी गया था। गहरी सांस लेते हुए माँ ने कहा, बेटी तेरी जिंदगी का वो पुराना गंदा अध्याय समाप्त हो गया, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। उस निकम्मे विजातीय सागर से शादी करके हम लोग कहीं के भी ना रहते। तूने बड़ी समझदारी का काम किया जो अपने पिता की बात मान ली और शोभित से शादी कर ली। तेरे इस फैसले से हम लोग बहुत खुश हैं बेटा। सुमन ये कहकर मन ही मन बोली, माँ यह आप लोग ही हो जिन्होंने मेरे शोभित और सागर का तीनों का जीवन बर्बाद कर दिया। सिर्फ अपनी खुशी के लिए ऐसा सब कर दिया आपने। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। शाम को सुमन के पिता वापस घर आए और सुमन को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया।
रात को खाने में पूरी, रायता और हलवा बना था। सुमन ने पापा की थाली में रखा ढेर सारा हलवा देखकर माँ से कहा, माँ, पिताजी को हार्ट अटैक आ चुका है, आप फिर भी पिताजी को इतना घी से तर हलवा परोस रही हो। आपको पापा के स्वास्थ्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये सुनकर मम्मी पापा दोनों हंस पड़े। सुमन की माँ ने कहा, बेटी, इनको जी भरकर खाने दो, इससे इनको कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी चिंता तुम मत करो। पर क्यों माँ, ये पापा की जिंदगी का सवाल है। मुंह में हलवे का कौर डालते हुए सुमन ने कहा। हंसते हुए माँ ने कहा, सुमन, पापा को कुछ नहीं हुआ है, पापा एकदम स्वस्थ हैं। उन्हें उस दिन भी अटैक वटैक कुछ नहीं आया था। वो तो इनके डॉक्टर दोस्त बनर्जी और इनका तेरी शादी शोभित से करवाने के लिए किया गया ये नाटक था। ये कहकर माँ खूब जोर से हंस पड़ी और खाना खाते खाते पापा भी जोर जोर से हा हा करके हंसने लगे। सुमन को अपना भोजन निकलना भी मुश्किल हो गया। बस वो मन मारकर खाना खाती रही। आज सुमन का मन पहले से भी ज़्यादा विद्रोही हो गया। उसके अंदर बैठी लड़की ने उसे कहा, जब तेरे माँ बाप ही तेरा इतना बुरा सोच सकते हैं तो तू ही किस लिए इनकी झूठी इज्जत की परवाह करके अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। सिखा दे इन लोगों को सबक और चली जा अपने सागर के साथ। इन सबको इनकी करनी का दंड मिलना ही चाहिए, चाहे वो शोभित हो या तेरे मम्मी पापा। सुमन ने अपना भोजन समाप्त किया और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। आज उसके दिमाग में एक तूफान सा उमड़ रहा था, जो आज अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहता था। सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वो अपने ऑफिस जाने को तैयार हुई। हर दिन की तरह आज भी सागर उसका इंतजार करता रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। सुमन को लेकर अपने फ्लैट की ओर चलने लगा। सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सागर, आज से सब कुछ बदल गया है। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आज से तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगे। मेरे स्वामी बनकर, मेरे पति की तरह तुम अभी अपना फ्लैट खाली करके सारा सामान लेकर मेरे फ्लैट में आ जाओ। इससे पहले चलो आज के दिन का सेलिब्रेशन अपने फ्लैट में चलकर करते हैं। आज से मैं सारे बंधनों को तोड़कर तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी हूँ। सागर अवाक सा रहकर सुमन की ओर देखता रह गया और बोला, क्यों, आज ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, आज से मेरा मन उन पुराने खोखले बंधनों को तोड़कर तुम्हारे साथ नए बंधन में बंध कर रहने को कर रहा है। सागर को बस इतना समझ आया कि अब सुमन हमेशा के लिए उसके साथ रहने को तैयार है। सागर के घर पहुंचने पर आज घर का दरवाज़ा बंद करने की ड्यूटी सुमन की थी। वो दरवाज़ा बंद करके आकर सागर की गोदी में जा लेटी। जब तक सुमन शोभित की थी तो सागर को सुमन को लूटने में एक अजीब सा आनंद आता था। पर आज जब सुमन ने घोषणा कर दी कि वो आज से सारे बंधन तोड़कर वो सिर्फ सागर की होकर रह गई है, तो सागर को आज उसे बाहों में लेकर भी वो आनंद नहीं आ पा रहा था जो उसे कल तक आता था। आधे मन से आज उसने सुमन को प्यार किया, पर आज उसके प्यार में वो गर्मजोशी नहीं थी जो कल तक रहती थी। सुमन इस बात को महसूस ही नहीं कर पाई। सुमन को अपने माँ बाप पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के कारण बहुत क्रोध आ रहा था। वो उन्हें बिना बताए 4 दिन तक सागर के साथ अपने फ्लैट में ही रुकी रही। अब उसे जमाने की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसके बाद जब वो शाम को लखनऊ पहुंची तो उसे अपने मम्मी पापा का घर ऐसे लग रहा था जैसे उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा हो, जिसे छू लेने भर से उसे शौक लगेगा। गुस्से में वो उनसे बिना ज़्यादा बात किए हुए अपना सामान उठाकर शोभित के घर जा पहुंची। सुमन ने मन ही मन अब शोभित का घर भी छोड़ने का फैसला कर लिया था। अब धीरे धीरे सुमन का शोभित के प्रति रूखापन बढ़ता ही चला गया। शोभित को सुमन में अचानक ही आए इस परिवर्तन का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकता था। सुमन पर धीरे धीरे सागर का जादू सिर पर चढ़कर बोलने लगा। अब वो वही करती थी जो सागर कहता था। धीरे धीरे सुमन ने लखनऊ जाना ही छोड़ दिया। उसने धीरे धीरे करके लखनऊ से अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं कानपुर में इकट्ठी कर ली और लखनऊ जाना लगभग नहीं के बराबर कर लिया। अब सुमन अपने फ्लैट में सागर के साथ ही रहने लगी। सागर यदा कदा ही अपने फ्लैट पर जाता था, बाकी समय सुमन के साथ ही रहता था। एक दिन सुमन ने कहा, सागर, मैं 2 नाव में सवारी करते करते थक चुकी हूँ। मुझे शोभित से छुटकारा पाना है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही जिंदगी बितानी है। ये सुनकर सागर बहुत खुश हुआ और सुमन को शोभित से तलाक लेने के लिए राजी कर लिया तथा सागर सुमन को लेकर कानपुर के एक प्रसिद्ध वकील के पास लेकर गया।
उससे सुमन के तलाक की सारी बात कर ली। वकील ने सुमन की तरफ से तलाक की जो दरख्वास्त बनाई थी उसमें उसने लिखा था कि मेरा पति शोभित नपुंसक है और वो मुझे पति सुख देने में असमर्थ है, इस कारण मैं उसके साथ जीवन बसर नहीं कर सकती। मुझे इस परिस्थिति में तलाक दिया जाए तथा मेरी शादी शून्य घोषित की जाए। शोभित ने अपनी स्थिति जानते हुए भी मुझसे विवाह करके जो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाई है उसके हर्जाने में मुझे 10 लाख रुपए भी उससे दिलवाए जाएं। हालांकि सुमन ने अपने वकील को दबे स्वर से बताया कि शोभित हर तरीके से एक सक्षम मर्द है, उसके बारे में नपुंसक शब्द लिखना एकदम गलत होगा। पर वकील ने जवाब दिया, सुमन जी, कोर्ट में यदि आपको निश्चित तौर पर तलाक लेना है तो इतना झूठ तो आपको बोलना ही पड़ेगा, अन्यथा आपका तलाक होते होते कम से कम 5 से 6 साल गुजर जाएंगे। इन परिस्थितियों में सुमन ने शोभित पर नपुंसक होने का जज लगाते हुए तलाक की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर दी। सागर ने यद्यपि सुमन और शोभित के तलाक का केस दाखिल तो करवा दिया था और उसका नोटिस भी शोभित को कोर्ट के माध्यम से उनके वकील ने सर्व करवा दिया था, पर सागर को अपने साथ लिव इन रिलेशन में रह रही सुमन अब एक ऐसी खुली किताब लगने लगी थी जिसे जब चाहे, जहां चाहे, जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ लो। सागर को अब घर की मुर्गी दाल बराबर लगने लगी थी। एक कहावत है कि अत्यधिक मिष्ठान खाने से या देखने से मिठाई से अरुचि हो जाती है। यही हाल सागर का भी सुमन के साथ लिव इन रिलेशन में रहकर हो गया था। जब तक सुमन शोभित की थी और बड़ी मुश्किल के साथ कभी कभार सागर के सानिध्य में आती थी, तब उसे सुमन का जो प्यार था, अब उसकी हर समय उपलब्धता ने सागर के सिर से उसके प्यार का भूत उतार दिया। अब सागर को सुमन मनोरंजन का मात्र एक खिलौना सी नजर आने लगी। धीरे धीरे सागर का सुमन के साथ दीवानगी के भरी हुई मस्ती के लिए पूरी रात जागना खत्म होता गया। अब कभी कभी उन दोनों में थोड़ी तकरार भी हो जाती थी। शुरू में उन दोनों के बीच जो भी आकर्षण था वो अब आकर्षण के साथ एक दूसरे की कमियों पर केंद्रित हो गया था। सुमन के पास अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था और सागर को सुमन शोभित की जूठन मात्र नजर आने लगी थी। कभी कभी सागर के दिमाग में ख्याल आता कि एक तलाकशुदा परित्यक्ता स्त्री से विवाह करके उसे समाज में सिर्फ लांछन ही मिलेगा, इज्जत तो मिलने से रही। इससे तो अच्छा है कि अपने ही समाज की माता पिता के द्वारा पसंद की गई किसी कुंवारी लड़की से विवाह करके नए सिरे से एक शानदार जिंदगी शुरू की जाए। इस तरह के विचारों को मन में आने से सागर के मन में सुमन के प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन कम होता चला गया। अब ऊपरी मन से तो सागर सुमन के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था, पर आंतरिक तौर पर अब उसकी इच्छा नहीं थी कि शोभित सुमन को तलाक दे। सुमन से पिंड छुड़ाने का उसे यही एक रास्ता नजर आ रहा था। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सुमन के सामने तलाक न मिलने की बात कहकर इस पक्ष में अनेक कारण गिना देता था, पर सागर के प्यार में पागल सुमन को अब भी सिर्फ और सिर्फ सागर ही सागर नजर आता रहता था। उसे सागर के मन में चल रहे इस बड़े जानलेवा भंवर का कोई अंदाजा ही नहीं था। कोर्ट में तलाक के केस की पहली सुनवाई हुई। सुमन ने शोभित के वकील को भी गुपचुप काफी बड़ी अमाउंट शोभित के केस को कमजोर करने के लिए दे दी थी। उसे लग रहा था कि शोभित के वकील को खरीद लेने से तलाक का केस जल्दी निपट जाएगा और वह उतने ही जल्दी अपने सागर से शादी कर लेगी। शोभित नपुंसकता के आरोप से बहुत ज़्यादा व्यथित था। सुमन और शोभित के तलाक की बात लखनऊ शहर के शोभित और सुमन के परिचितों में जंगल में आग की तरह फैल गई। अब सभी जगह कानाफूसी होने लगी कि शोभित नामर्द है। इसी कारण बेचारी सुमन को तलाक का केस लगाना पड़ा। यहाँ तक कि शोभित के ऑफिस के पुरुष और महिलाएं अब शोभित को हिजड़ा मानने लगे थे और उसे देखकर उपहास से मुस्कुराते रहते थे। इससे शोभित का आत्मसम्मान चूर चूर हो गया था। उसे लगता था जिस सुमन को उसने जी जान से प्यार किया उसी ने उसे इस योग्य भी नहीं छोड़ा कि वो समाज में इज्जत से रह सके। ऐसी स्थिति में उसका दूसरी शादी कर लेना भी लगभग असंभव हो गया था।
कौन देगा इस समाज में एक हिजड़े को अपनी लड़की। शोभित का पूरा परिवार इस घटना से सदमे और ग्लानि में चला गया। शोभित और उसके पापा ने सुमन तथा उसके पापा को मनाने और समझाने की लाख कोशिशें की, पर सुमन ने उसके अपने पापा की भी एक न सुनी। कोर्ट केस शुरू हो गया। अब फैमिली कोर्ट में पेशी पर पेशी होने लगी। शोभित का आत्मसम्मान इस गलत आरोप के कारण बहुत खंडित हो गया। समाज के और परिचित लोग तथा मोहल्ले वाले सभी में यह चर्चा होने लगी कि शोभित नामर्द है, उसमें पुरुषत्व है ही नहीं और इसी कारण उसकी पत्नी उससे तलाक ले रही है। शोभित निर्दोष होते हुए भी आत्मग्लानि में और हीन भावना में डूब गया। शोभित के पापा ने सुमन के फूफा जी से, जो कि उनके पड़ोसी थे और ये रिश्ता लेकर आए थे, जब गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुमन का किसी लड़के के साथ प्यार का संबंध चल रहा था। क्योंकि लड़का विजातीय था, अतः परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उनके मम्मी पापा ने और रिश्तेदारों ने सुमन की शादी आपके बेटे से कर दी थी और इसी कारण उन्होंने शोभित सुमन की शादी से पहले कोई बातचीत भी नहीं होने दी थी तथा न ही उन्होंने उन दोनों को मिलने दिया था। और शायद सुमन कानपुर में उसी लड़के के साथ रहते देखी गई है, इसीलिए उसने तलाक की अर्जी लगाई है। शोभित की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब वो किसी से बात नहीं करता, अकेले अपने आप से ही बात करता और बड़बड़ाता रहता था। जिसे उसने जी जान से प्यार किया, उसी सुमन ने उसे कहीं का भी नहीं छोड़ा, उसे इस योग्य भी नहीं छोड़ा कि वो किसी और लड़की से विवाह भी कर सके। शोभित के पिताजी ने वकील से इस संबंध में बात की, पर उनके वकील को तो सुमन ने पहले ही खरीद लिया था। वो किसी भी पेशी पर ढंग से जी रहे भी नहीं कर रहा था। शोभित के जीजा जी एक दूसरा होनहार युवा वकील इसके लिए मुकर्रर कर लिया। उस वकील ने केस को नए सिरे से समझा और कोर्ट में सुमन के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एक अर्जी लगा दी। केस का फैसला सुमन के पक्ष में होना लगभग तय था, क्योंकि नियमानुसार कोई भी नामर्द आदमी किसी भी लड़की को अपनी पत्नी के तरीके से रखकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अतः ऐसे मामले में कोर्ट निश्चित तौर पर तलाक दे देता है और शादी को शून्य घोषित कर देता है। सुमन के वकील ने कानून की इसी खूबी का फायदा उठाया था, पर अब शोभित का नया वकील, जो एक बहुत ही योग्य और नया लड़का था, उसने क्रॉस एग्जामिनेशन के समय कटघरे में खड़ी सुमन से पूछा, सुमन जी, क्या आपका पति नामर्द है? हाँ जी, नीचे निगाहें किए हुए सुमन ने कहा। क्या आपके विवाह के पूर्व किसी और पुरुष से शारीरिक संबंध रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या विवाह के बाद आप किसी अन्य पुरुष से साथ शारीरिक संबंध रखती हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध नहीं रहा है। क्या आपके पति ने अपने आप से शारीरिक संबंध बनाए हैं? एक नामर्द व्यक्ति कैसे शारीरिक संबंध बना सकता है? नीचे निगाह करते हुए सुमन ने कहा। इसका अर्थ ये है कि आप अभी तक अपना कौमार सुरक्षित रखे हुए हैं। जी, आपने ठीक कहा। इतनी जिरह करने के बाद वकील ने सुमन को और कोई प्रश्न न पूछने की बात कही और उन्होंने जज महोदय से निवेदन किया कि महोदय, यदि मेरा क्लाइंट शोभित नामर्द है तो यह आवश्यक है कि आप शोभित का और सुमन का दोनों का मेडिकल टेस्ट करवा लें। यदि शोभित नामर्द है तो सुमन का कौमार भी अछत होगा, क्योंकि उनके किसी भी पुरुष से शादी के पहले या बाद में शारीरिक संबंध नहीं रहे और इनके अनुसार शोभित तो संबंध बना ही नहीं सकता। इस अछत कौमार का मेडिकल टेस्ट कराने की अनुमति दें। इसे मेडिकल टेस्ट में बड़ी आसानी से जाना जा सकता है तथा यदि शोभित नामर्द है तो उसे भी मेडिकल टेस्ट में जांचा जा सकता है। सुमन ने जब ये सुना कि उसके कौमार की भी जांच होगी तो वो एकदम घबरा गई, क्योंकि उसके पति तथा प्रेमी दोनों से ही शारीरिक संबंध थे। इस कारण यह आसानी से सिद्ध हो जाता कि वो कुमारी नहीं है। ये बात अब उसकी बदनामी का बहुत बड़ा कारण बन सकती थी कि पति नामर्द और अन्य पुरुषों से इसके संबंध में और इसने अन्य प्रेमी से अपना कौमार खोया है। उसने जज साहब से कहा, सर, हम दोनों की मेडिकल जांच मत करवाइएगा, मुझे ये सिर्फ तलाक ही दे दें। मुझे इनसे कोई मुआवजा भी नहीं चाहिए, बस तलाक दिलवा दीजिए।
न्यायाधीश महोदय को अब सारी बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ गई। उन्होंने दोनों का मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश जारी कर दिया और कहा कि डॉक्टर उन दोनों की रिपोर्ट अगली पेशी पर प्रस्तुत करें। इस बीच सागर सुमन से दूरियां बनाने में लगा हुआ था। वो रहने को तो सुमन के साथ रहता था और वास्तव में उसे लगभग पूरी तरीके से सुमन से अरुचि हो गई थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता था कि सुमन शोभित की उतरन है, एक सेकेंड हैंड माल। सुमन ने ही सागर को कोर्ट आने से मना कर दिया था, क्योंकि कोर्ट में उसके माता पिता उसे आसानी से पहचान लेते। आखिरी दिन सुमन को एकदम स्पष्ट आभास हो गया था कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट और शोभित की मेडिकल रिपोर्ट उसके केस को शोभित के पक्ष में ले जाएंगे। इसलिए अपने फ्लैट पर आकर वो सागर के गले से लगकर फूट फूट कर रोई। सागर तो अंदर से बहुत खुश था। वो यही तो चाहता था कि शोभित का सुमन से किसी भी स्थिति में तलाक ना हो और ये जूठन सुमन उसके गले ना पड़े। ऊपर से जरूर वो भी दुखी होने का दिखावा कर रहा था। सुमन ने उससे कहा, कल केस के फैसले की तारीख है, तुम कोर्ट में जरूर आना। तुम्हारे कोर्ट में रहने से मेरा आत्मविश्वास बना रहेगा। सागर ने कहा, हाँ, मैं कोर्ट में तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम चिंता मत करना। पर अगले दिन वो कोर्ट में पहुंचा ही नहीं। अगली पेशी पर उन दोनों की मेडिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, जिनसे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया कि शोभित नामर्द नहीं है और सुमन का भी कौमार सुरक्षित नहीं है। जज साहब ने केस खारिज करते हुए सुमन के ऊपर गलत सूचना के आधार पर तलाक लेने का तथा उसके पति शोभित को मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने का दोषी पाया और सुमन को उसके लिए पेनाल्टी के साथ साथ समुचित दंड की व्यवस्था की। शोभित ने अब अपनी तरफ से कोर्ट में ऐसी पत्नी के साथ ना रहने के लिए तलाक की अर्जी लगाई और सजा याफ्ता सुमन से उसका तलाक 3-4 पेशियों में ही स्वीकृति हो गया। सुमन को सजा सुनाए जाने वाले दिन ही उसकी जमानत हो सकती थी और केस उच्च न्यायालय में चलना था, पर कोर्ट के निर्णय वाली तारीख को सुमन के साथ ना तो सागर ही था और न सुमन के माता पिता या इसका कोई अन्य रिश्तेदार। दुर्भाग्य से उसके बाद कोर्ट की 4 दिन छुट्टी ही थी। इसके 6 दिनों बाद जब सुमन के फूफा जी को उसके सजा हो जाने का पता चला तो वो वकील को लेकर सुमन की जमानत कराने गए। अंततः सुमन की जमानत हो गई और अब सजा वाले केस की सुनवाई के लिए उन्होंने हाई कोर्ट में रिपीटिशन दाखिल कर दी। पर तब तक सुमन 10 दिनों तक जेल में रह चुकी थी। सुमन के जेल जाने के बाद सागर ने एक बार भी जेल जाकर ना तो उससे मुलाकात की और ना ही उसकी जमानत कराने का कोई प्रयत्न किया। सागर की निगाहों में अब सुमन एक तलाकशुदा तथा सजा याफ्ता कैदी थी, जिसके साथ रहने से अब सागर की प्रतिष्ठा का ठेस पहुंच सकती थी। इस कारण सागर सुमन के घर से अपना सारा सामान लेकर चलता बना। कानपुर आकर जब सुमन अपने फ्लैट में पहुंची तो फ्लैट खाली था। सुमन ने सागर को फ़ोन लगाया तो पहले 3 बार कॉल करने पर भी उसने फ़ोन नहीं पिक किया। कुछ देर बाद उसने खुद अपने से कॉल किया और सुमन को बता दिया कि अब तुम सजा याफ्ता कैदी हो, इस कारण अब हम लोग किसी भी स्थिति में साथ नहीं रह सकते। हो सके तो तुम मुझको भूल जाओ, क्योंकि अब समझे लोग तुम्हें मेरे साथ स्वीकार नहीं करेंगे। सुमन की हताशा में रुलाई फूट पड़ी। जिस प्यार की खातिर उसने अपने पति और सास ससुर से झगड़ा किया, उन्हें धोखा दिया, झूठे आरोप लगाकर यूं ही समाज में जलील किया, उसी सागर ने आज उससे किनारा कर लिया। आज उसे एहसास हुआ कि सागर ने उसके साथ प्यार के नाम पर छल किया है। उसके मन में सागर के प्रति गहरी नफरत भर आई। उसने अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले सागर के प्रति रेप, 420 और अन्य धाराओं में केस लगाने का निश्चय किया। पर अगले ही पल उसे लगा, ये करने से क्या सागर उसके साथ पहले की तरह प्यार करते हुए रह सकेगा? क्या जबरदस्ती किसी से प्यार पाया जा सकता है? नहीं नहीं, मेरे जीवन के हालातों ने मुझे ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां से सब अपने बहुत दूर हो चुके हैं। ये सोचते हुए एक कोने में बैठकर वो फूट फूट कर रोती रही। अगले दिन सुबह जब सुमन अपने ऑफिस पहुंची तो अपनी सीट पर बैठने के पहले ही उसके बॉस ने उसे अपने चैम्बर में बुला लिया और उससे कहा, सुमन, आपको कोर्ट ने सज़ा सुना दी है और आप 10 दिन तक जेल में बंद थी।
इस कारण हम ऐसे अपराधी प्रवृत्ति की महिला को अपने ऑफिस में काम पर नहीं रख सकते। इस लिफाफे में आपका टर्मिनेशन लेटर और 1 माह की सैलरी है। अब आप अपने घर जा सकती हैं। इतनी बेइज्जती वाली बातें सुनकर सुमन के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी और बिना एक शब्द कहे अपने बॉस के चैम्बर से निकलकर चुपचाप बुझे बुझे कदमों से अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ी। सुमन के मकान मालिक को भी उसके कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता होने का पता चल गया था। इस कारण उसने भी सुमन के मकान खाली करने को कह दिया। अब सुमन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसे लगने लगा था कि उसने शोभित को जो धोखा दिया था उसका परिणाम अब उसके पूरे कहर के साथ उसके सामने है। वो अपने सामान लेकर मकान खाली करके अपने पिता के पास पहुंची, पर उसके पिता ने दरवाजे पर ही खड़े होकर कहा, सुमन, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने अपने पति को अपने प्रेमी के खातिर धोखा दिया। हमारे समझाने के बाद भी झूठे लांछन वाला तलाक का केस वापस नहीं लिया। ये कहकर उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। सुमन को यह अपमान पिछले सारे अपमानों से भी भारी लगा। अब वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसका सारा मनोबल नष्ट हो चुका था और इतने मानसिक आघातों ने उसको अर्थ विक्षिप्त कर दिया। अब उसकी किसी और के द्वार पर जाने की हिम्मत नहीं थी। इस कारण रात को दूर एकांत बस स्टॉप के किनारे सो गई। रात्रि को कोई उसका सारा सामान और पैसे वाला बैग उठाकर ले गया। इस घटना ने सुमन को मानसिक तौर पर और तोड़ दिया और वह पागल सी होकर रह गई। अब सुमन सड़क के किनारे जहाँ जगह मिलती सो जाती और जो कोई दया करके खाने को कुछ दे देता वही खा लेती, अन्यथा भूखी ही घूमती रहती। उसे अब तन मन की सुधि नहीं रह गई थी। एक दिन जब शोभित बाजार से घर लौट रहा था, उस समय रात के 11 बज चुके थे। तभी उसने देखा 3-4 शराबी एक पागल सी दिखने वाली भिखारिन को पकड़ने को उसके पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने आखिर में उसे पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए अंधेरे कोने में रेप करने के लिए ले जाने लगे। रोती हुई भिखारिन उनसे दया की भीख मांगते हुए उसे छोड़ देने को कह रही थी, पर उन चारों पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हो रहा था। ये देखकर शोभित को बहुत गुस्सा आया और वह उन चारों से जा भिड़ा। चारों लोग कसरती शोभित के मुक्के खाकर गिरते पड़ते भाग निकले। घबराई सी उस औरत को देखकर शोभित सन्न रह गया। इसके सामने अर्थ विचित्र भिखारिन सी सुमन खड़ी थी। उसके कई दिनों के बाद कंघी किए उलझे बाल और मुंह पर लगी कालिक उसकी दयनीय स्थिति बयान कर रही थी। रोने उसकी आंखों के नीचे आंसुओं के बहने के निशान कालिक पुते आंखों को अजीब लुक प्रदान कर रहे थे। शोभित 2 पल के लिए कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसके मन में विचारों की आंधियां सी चल रही थी। आज ईश्वर उसे सही समय से भेजकर उसकी पत्नी की आबरू लूटने से बचा दिया था। उसे सुमन की बेवफाई, कोर्ट के सब याद आया। साथ ही उसे अपने विवाह के समय सप्तपदी के वचन भी याद आए, जिसमें उसने ध्रुव तारे को साक्षी मानकर अपनी पत्नी की रक्षा का संकल्प लिया था। सुमन मानसिक विक्षिप्त होने के कारण शोभित को नहीं पहचान पा रही थी। शोभित ने कुछ पल सोचा और इसके बाद एक दृढ़ निश्चय के साथ उसने सुमन को मोटरसाइकिल पर बिठाया और सीधा आगरा की ओर चल पड़ा। आगरा पहुंचकर वह सीधे मानसिक चिकित्सालय पहुंचा और इमरजेंसी वार्ड में ले जाकर उसे दवा दिलवाई। सुमन को भर्ती करवाने के बाद वहीं बैठा सारी रात जागता रहा। उसने अपने पापा को फ़ोन करके रात को ड्यूटी पर रहने का कह दिया। सुबह 10 बजे जब डॉक्टर राउंड पर आए तो उसने उन्हें सारा घटनाक्रम सुनाया। कुछ टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया, आप इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और जो दवाएं लिखी हैं वो इन्हें देते रहें। यदि इन्हें कोई और सदमा ना लगा तो 3 सप्ताह में ये ठीक हो जाएगी। तब तक यानी 3 सप्ताह तक आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा और इनकी इस बीच कोई टेंशन भी नहीं होना चाहिए। शोभित ने सोचा, यदि मैं सुमन को लेकर घर जाता हूँ तो वहाँ पर हंगामा होगा, जिससे इसका मानसिक स्वास्थ्य सुधरने के स्थान पर और बिगड़ जाएगा। अपनी पत्नी की दुर्दशा देखकर शोभित का मन भर आया। इन परिस्थितियों में उसने घर से अलग आगरा में ही शांत अनजान वातावरण में रहने का निश्चय कर
उसने वहीं आगरा में एक फ्लैट किराए पर ले लिया और 1 महीने की छुट्टी का अप्लाई करके वो अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में रहने लगा। उसने अपने पापा को स्पष्ट बता दिया कि वो किसी जरूरी काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसके बाद ही घर वापस लौटेगा, आप चिंता ना करना। शोभित 2 सप्ताह तक लगातार सुमन को दवाएं देता रहा और नियमित रूप से मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टरों से उसका इलाज करवाता रहा। धीरे धीरे इलाज के प्रभाव से सुमन के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और इसकी याददाश्त और समझ शक्ति वापस लौटने लगी। अब जब वो दवा के प्रभाव से जब मुक्त होती तो वो शोभित को ही पहचानने लगी थी और उसे अपने किए कर्मों पर बहुत ग्लानि होती थी। धीरे धीरे तीसरा सप्ताह भी बीता और सुमन पूरी तरीके से ठीक हो गई। उसने रोते हुए शोभित से कहा, मैंने आपको धोखा दिया। मैं सागर के साथ लिव इन रिलेशन में भी रही। मैं कलंकिनी और पूरी तरीके से अपवित्र हो चुकी हूँ। मैं आज ही ये घर छोड़कर किसी अनजान जगह पर चली जाऊंगी। आप मुझे अपने हाल पर छोड़ दें और मुझे अपने कर्मों का दंड भोग लेने दें। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। विश्वास मानिए, इससे मुझे खुशी ही मिलेगी। मैं तो एक जूठन मात्र हूँ जो अपने पति के चरणों में विवेश के योग्य नहीं रही। शोभित ने कहा, सुमन, मैंने तुम्हें सच्चे हृदय से प्यार किया है और ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। यदि किसी गुंडे ने तुम्हारा अपहरण करके दुराचार किया होता तो क्या मैं तुम्हें यूं ही अकेले मरने के लिए छोड़ देता? नहीं सुमन, अब तुम जैसी भी हो सिर्फ मेरी हो। अब मुझसे कभी भी छोड़ने की बात मत करना। मैंने हृदय से तुम्हें क्षमा कर दिया है। सुमन रोते हुए अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और अपनी हर एक गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। शोभित ने उसे सच्चे दिल से माफ कर दिया और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। आज से सुमन अच्छी पत्नी की तरह उसकी दूसरी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।